हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम के 5th सेमेस्टर की बुक सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2, दैट इज इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। सो अभी प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, कि जो भी हम कुछ अपने पैसे कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब किसी भी चीज़ में लगा देते हैं, तो लाइक इकोनॉमिक होती है, बिजनेस होती है, फाइनेंशियल्स होती है, फिर नेचर कौन कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, इंपॉर्टेंस पढ़ी है हमने, इन्वायरमेंट पढ़ा है, मीडिया पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे कि इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज या फिर ऑल्टरनेटिव, मतलब इंक्लूडिंग इनोवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब हम कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर में सिर्फ इतना पढ़ा है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्या नेचर होता है, रिस्क होता है, रिटर्न होता है, बेनिफिट्स होते हैं, मतलब ये चीज़ें होती है। बट अभी इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ है, और ये हमने अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, सेकेंड ईयर में पढ़ा है, और अभी थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं। सो इट्स क्वाइटली मोर इजी। देन इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, डायरेक्टिव इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट कौन से होते हैं, ट्रांसफरेबल कौन से होते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल कौन से होते हैं, म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं, रियल एस्टेट कौन से होते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर एंड प्रीशियस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं, एंड इनोवेशन फाइनेंशियल एसेट्स कौन से होते हैं। देन उसके बाद सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोड्स ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्टरनेटिव कह लो या फिर अवेन्यूज कह लो। सो मेनी चैनल्स और मोड्स ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट आर अवेलेबल इन द इन्वेस्टर्स। कि देखो, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिफरेंट जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डिफरेंट सेट्स ऑफ राइट्स ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशंस। हर इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट राइट्स होते हैं, डिफरेंट कंडीशंस होती है, और उनको उन्हीं राइट्स में काम करना होता है। जो कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, डायरेक्ट होती हैं, वेरस कुछ ऐसे होते हैं जो क्वाइट कॉम्प्लेक्स होती है, जिसमें रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनालिसिस एंड इन्वेस्टिगेशन होती है। एंड कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जो ट्रेडिशनल होती है, जो कि एक टाइप ऑफ इन्वेस्टर के लिए होती है, एंड जो दूसरे टाइप के इन्वेस्टर के लिए टोटली अनस्टेबल होते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट कैसी है हर इन्वेस्टर की। देन उसके बाद every investor has some priorities. Some prefer low risk security where some want higher. कि देखो, जो सारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी कुछ कुछ प्रायोरिटीज होते हैं। उनको कम रिस्क चाहिए होता है, कुछ को ज़्यादा रिस्क चाहिए होता है, उनको कुछ को रिस्क ज़्यादा रिटर्न ज़्यादा चाहिए होता है, कुछ को मतलब अब देखो, जितना रिस्क लोगे उतना रिटर्न आएगा, तो इट डिपेंड्स ऑन देयर रिस्क। देन सम इन्वेस्टर वांट्स लिक्विडिटी व्हेयरएज द अदर मे बी इंटरेस्टेड इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट। मतलब किसी को लिक्विडिटी ज़्यादा चाहिए, किसी को इंटरेस्ट ज़्यादा चाहिए। देन द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी इन्वेस्टर इज टू हैव अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट मीट हिज प्रायोरिटी, रिस्क एंड रिटर्न। हर इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे उसको उसका रिस्क मिले, रिटर्न मिले, एंड उसके बाद उन्हें कॉम्बिनेशन मिलता है सिक्योरिटीज का। देन उसके बाद मेनी ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट, बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट करते हैं। लेट मी काउंट हमारी बुक में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बेसिकली हमारी बुक में 4 तरह के चीज़ें बताई हुई हैं, नहीं सॉरी 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास टोटल 8 है। मैं उनके नाम पहले बता देती हूँ। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव है, ट्रांसफरेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है, म्यूचुअल्स है, रियल एस्टेट है, गोल्ड एंड सिल्वर है, एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स है। बस अब इनके बारे में हम डीपली पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट वन दैट इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आर दोज वेयर द इंडिविजुअल मेक्स हिज ओन चॉइस। देखो, डायरेक्ट कौन सी होती है, जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो खुद की चॉइस कर सकते हैं, वो खुद के इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी फिक्स प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट, वेरिएबल प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट्स एंड नॉन सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट। जो अपनी खुद की फिक्स प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वेरिएबल प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, नॉन सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट होती है। तो अब इसके भी कुछ टाइप्स है। फर्स्ट वन दैट इज फिक्स प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है। सो द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द मेच्योरिटी अमाउंट आर नॉन विथ सर्टेनिटी। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट एंड जो हमारी मेच्योरिटी हमें पता होनी चाहिए। इसके एग्जांपल्स क्या होता है, कैश,
saving account, saving certificate, government bonds, corporate bonds, and corporate debentures. Apart the variable principal securities. Then second one, that is variable principal amount. So variable principal security. So in variable principal security, the maturity value is known as with certainty, कि जहाँ पे हमें certainty के साथ पता नहीं होता है इसमें कौन कौन से ना कुछ भी हो सकता है यार, मतलब इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर हो गए, कन्वर्टेबल डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर हो गए. सो जो इक्विटी शेयर होते हैं उनकी कुछ फिक्स मेच्योरिटी रिटर्न, मतलब इसको मेच्योरिटी डेट नहीं होती है, फिर कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता. देखो जब हम साल में प्रॉफिट मिल जाता है कंपनी को, उस साल हमें इक्विटी शेयर्स पर रिटर्न मिल सकता है, बल्कि कभी कभी नहीं भी मिलता है. बल्कि जो प्रेफरेंस होता है उनका फिक्स्ड होता है, बट देयर मार्केट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई. बट जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनका जो मार्केट प्राइस होता है वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पता लगाती हैं. देन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज होते हैं लाइक डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स होता है, खुद को इक्विटी शेयर में बदल लेते हैं. तो ये कुछ प्रिस्क्राइब कंडीशंस होती हैं. दीज आर फिक्स प्रिंसिपल सिक्योरिटी सप्लीमेंटेड बाय द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल मैच्योरिटी वैल्यू. ये हमारी फिक्स प्रिंसिपल सिक्योरिटीज होते हैं, बट इनके साथ हमें पॉसिबिलिटी होती है वेरिएबल मैच्योरिटी वैल्यूज की. सो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर शेयर्स आर द एग्जांपल्स सोल्ड बाय द कॉर्पोरेशन टू इन्वेस्टर रेज नेसेसरी फंड्स. इनसे हमें नेसेसरी फंड्स मिल सकते हैं. सो नॉन सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? कुछ ऐसे नॉन सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट होते हैं लाइक रियल एस्टेट हो गया, मॉर्गेजेस हो गए, कमोडिटीज होगी, बिजनेस वेन्यूज वेंचर्स हो गए, आर्ट एंड एंटिक्स एंड अदर वैल्यूएबल एसेट्स हो गए. उसके बाद जो रियल एस्टेट होते हैं थोड़े लेस लिक्विड होते हैं, मतलब हम इतनी जल्दी से कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं किसी भी हमारे कैश में. द मैच्योरिटी वैल्यू is not known in the real estate, but generally there is a price appreciation. हमें मैच्योरिटी मतलब वैसे रिटर्न तो वगैरह तो पता नहीं, बट हमें यहाँ पे प्राइस एप्रिसिएशन मिलता है. जो मॉर्गेजेस होते हैं वो फाइनेंशियल रियल एसेट्स में होते हैं. यहाँ पे हमें फिक्स्ड इनकम मिलती है, रिपेमेंट होती है हमारे प्रिंसिपल अमाउंट की एक मेच्योरिटी डेट में. उसके बाद जो कमोडिटीज होती हैं, जो गोल्ड एंड सोल्ड, मतलब जो कमोडिटी है बोथ सोल्ड है इन स्पॉट मार्केट. स्पॉट मार्केट होते हैं मतलब हमने तुरंत खरीदा है, खुद तुरंत बेचा है, एक ही जगह पे दोनों बायर एंड सेलर्स दोनों हैं. उसके बाद so commodity are bought and sold in a spot market. Contracts buy and sells commodities at a future date are traded in future market. देखो अगर हमने अभी खरीदा अभी बेचा है तो स्पॉट मार्केट है. अगर हमने सोचा कि हाँ तब खरीदेंगे तब बेचेंगे, दैट इज कॉल्ड हमारी फ्यूचर मार्केट. एंड जो बिजनेस वेंचर्स है जो डायरेक्ट ओनरशिप में आता है किसी भी न्यू और ग्रोइंग फर्म की, उनको जॉइंट वेंचर बोल देते हैं, जो एक दूसरे को मतलब ऐसे मतलब कंबाइन होकर काम करते हैं. देन आर्ट एंटिक्स, ज्वेलरीज एंड अदर वैल्यूएबल आर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट. ये कुछ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं जो कि हमें एस्थेटिक क्वालिटीज देती है अपने किसी भी इन्वेस्टर्स को. उसके बाद इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, दैट इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. अपर द सेकंड दैट इज नॉन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. सो नॉन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट एंड रैपिडली ग्रो सेगमेंट इन अ कंपनी. देखो जो इनडायरेक्ट ग्रो इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव है, रैपिडली ग्रो हो रहा है हमारी इकॉनमी में. जो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं होता है कि उसको कितनी अमाउंट इन्वेस्टेड कर रहा है. द इन्वेस्टमेंट आर इंटरेस्टेड टू द केप ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. दीज ऑर्गेनाइजेशन मैनेज द फंड्स. ये हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं, और जो ये ऑर्गेनाइजेशन होती है ये खुद मैनेज करती है अपने इन्वेस्टर के बिहाफ पे उन सबके पैसे. देखो कैसे, पेंशन फंड हमारे उसका नहीं होता, हमारी सैलरी से तो बस पैसे काट लिए जाता है, प्रोविडेंट फंड में पैसे काट लिए जाता है. इंश्योरेंस को हम अपने अकॉर्डिंग नहीं तय कर सकते हैं. जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं वो भी हमारे बस में नहीं है. जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये भी हमारे बस में नहीं है. जो इंडिविजुअल होते हैं वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं द फॉर्म ऑफ लाइक प्रोविडेंट फंड में, पेंशन में, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में. हम सिर्फ एक मीडियम है, हमारे पास सैलरी से पैसे कट हो जाते हैं. उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव कितने तरह के होते हैं? हमने दो पार्ट्स में डिवाइडेड, डायरेक्ट और हमारे इनडायरेक्ट. मतलब ये ए वाला है और हमारा बी वाला इनडायरेक्ट है. तो जो हमारा डायरेक्ट है उसमें फिक्स प्रिंसिपल पड़ा है हमने, जहाँ पे हमें सब कुछ पता होता है, मैच्योरिटी डेट वगैरह क्या होने वाली है. वेरिएबल में हमें कुछ पता नहीं होता. नॉन सिक्योरिटी जहाँ पे भी खास सिक्योरिटी नहीं होती. तो फिक्स में कौन कौन से होते हैं?
cash, saving account, saving certificate, government bond, corporate bonds, corporate debentures. एंड हमारे वेरिएबल्स में होता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. एंड नॉन सिक्योरिटीज में होते हैं रियल स्टेट, मॉर्गेजेस, कमोडिटीज, बिजनेस वेंचर्स, आर्ट, एडिक्स एंड अदर वेरिएबल्स. और हमारे इनडायरेक्ट में कौन कौन से होते हैं? पेंशन फंड्स, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, यूनिट ट्रस्ट एंड म्यूचुअल फंड्स. So further next one, that is an investor has a various alternative avenues for investment for his saving flow in accordance with his preference. देखो जो सेविंग्स होते हैं हम अपने डिपेंड करते हैं कि हमें कितना रिस्क लेना है, कितना रिटर्न लेना है. जो ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टर का वो सिर्फ यही होता है कि उसका सिर्फ मिनिमाइज रिस्क हो, जिसका रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो और हमारा रिटर्न उतना ही ज़्यादा मैक्सिमाइज हो. अब पढ़ते हैं सी, दैट इज ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज. ये सबसे लेंथी वाला पार्ट है. सो ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज कौन सी आती है जो हम ट्रांसफर कर सकते हैं? लाइक इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, सेविंग सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड मनी मार्केट शेयर्स. सो पहला बढ़ता है इक्विटी शेयर. अब आपको पता ही होगा, मैंने पिछले सब चैप्टर में भी बताया था, एक कंपनी होती है, उसकी मान लो वो बहुत सारे शेयर्स दे रहा है और उसने मतलब 5 शेयर दिए हैं. इसमें भी हमारे पास 20% है, इसमें भी 20% है, इसमें भी 20% है, इसमें भी 20% है, इसमें 20% है. मैं हूँ और मैंने इनके शेयर्स खरीद लिए, तो मतलब मेरी इस कंपनी की 20% ऑनरशिप है. अब मैं इस कंपनी की 20% की मालकिन हूँ और जो बाकी लोग आएंगे वो अपना अपना शेयर खरीद लेंगे और वो भी इसकी ऑनरशिप होगी. मतलब हम इनको पैसे दे रहे हैं और इनसे इनके शेयर्स ले रहे हैं, इक्विटी शेयर्स ले रहे हैं. जब हम इनके इक्विटी शेयर्स लेते हैं तो हम इनकी ऑनरशिप में आ जाता है. उसके बाद हमें वोटिंग राइट होता है, हमें इनकी हर चीज़ का वोटिंग राइट होता है. बल्कि जो पर ना ये जो शेयर्स होते हैं ये भी 2 तरह में डिवाइड होता है. एक होता है प्रेफरेंस शेयर, होता है इक्विटी शेयर. जो प्रेफरेंस शेयर होता है इनको पहले डिविडेंड मिलता है पर इक्विटी शेयर को बाद में डिविडेंड मिलता है. और कभी कभी तो प्रेफरेंस शेयर के साथ ऐसा होता है कि मान लो इनका 1 साल का देना रह गया, इनका दूसरे साल का देना रह गया, तो जब इन्हें 3 साल में मिलता है ना, तो पहले इसका दिया जाता है, इनका दिया जाता है, इनका दिया जाता है. मीनवाइल जो इक्विटी शेयर है इनके साथ ऐसा नहीं होता. अगर इनका एक बार रह गया तो वो रह ही जाता है. उसके बाद इक्विटी शेयर को हम ऑर्डिनरी शेयर भी बोल सकते हैं, कॉमन शेयर भी बोल सकते हैं. यहाँ पे ऑनर्स की कैपिटल डिवाइड करता है कि जो होल्डर्स होते हैं इनके रियल ऑनर्स होता है किसी कंपनी के, इनके पास प्रॉपर कंट्रोल होता है वर्किंग कंपनी का. जो इक्विटी शेयर्स होता है इनको डिविडेंड मिलता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर के बाद में मिलता है. जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो डिपेंड करता है कि प्रॉफिट कितना है कंपनी का. इन्हें हाई रेट ऑफ डिविडेंड मिल सकता है, कभी कभी इनको कुछ मिलता भी नहीं है. जो शेयर होल्डर्स होते हैं इनको मोर रिस्क होता है एज अ कम्पेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर. जो इक्विटी होता है इज पेड आफ्टर मीटिंग ऑल द क्लेम्स. पहले सारे क्लेम्स करे जाते हैं, बाद में इक्विटी कैपिटल वालों को कुछ पैसे दिए जाते हैं. देन जो रिस्क होता है वो दोनों ही डिविडेंड एंड रिटर्न को लेके होता है. जो इक्विटी कैपिटल होते हैं ये रिडीम नहीं कर सकते हैं पूरे के पूरे लाइफ टाइम. जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? जो इक्विटी शेयर्स होते हैं डिफरेंस होता है शेयर्स एंड सिक्योरिटी से. तो पहला है मैच्योरिटी. इक्विटी शेयर्स होते हैं प्रॉपर परमानेंट कैपिटल देते हैं एंड कैन नॉट बी रिडीम. हम इनको रिडीम नहीं करते हैं पूरी लाइफ टाइम में, हम इनको अपनी मर्जी से नहीं रिडीम कर सकते हैं. सो अंडर कंपनीज एक्ट 1956 जो कंपनी अपने खुद के परचेज नहीं कर सकते शेयर, बट वो एक कुछ ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं जहाँ पे उन्हें बायबैक करना पड़ता है. और जो बायबैक होता है एंड इवन आफ्टर लिक्विडिटीज कैपिटल बैक आफ्टर मीटिंग. और ना अगर आपको जब लिक्विडेशन कर रहे हो, मतलब जब अपनी कंपनी बंद कर रहे हो या फिर मतलब वाइंड अप कर रहे हो अपनी कंपनी को, तो पहले हम सबने अपने क्लेम्स क्लियरिंग करते हैं. उसके बाद हम इक्विटी शेयर वालों को उनकी कैपिटल रिफंड करते हैं. उसके बाद आता है क्लेम्स एंड राइट्स ऑफ इनकम. जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनके कुछ रीजनल क्लेम्स होते हैं इनकम ऑफ द कंपनी पे. वो अपने इनकम ले सकते हैं आफ्टर पेइंग डिविडेंड एंड प्रेफरेंस एंड डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर. जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स नहीं होता है, डिपेंड करता है कि अर्निंग कितनी बची है उनके पास. और काफ़ी केसेस में तो ऐसा होता है कि अगर कोई प्रॉफिट सफिशिएंट हो जाता है तो उनके मतलब डिपेंड करते हैं प्रॉफिट्स पे कि उनको डिविडेंड कितना मिलने वाला है. दिस इज वाई इक्विटी शेयर इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी. और तभी इसीलिए इनको मतलब इनका ऐसे शेयर मतलब ऐसे कुछ पता नहीं होता, इसलिए इनको वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी बोला जाता है. देन उसके बाद करता है थर्ड,
दैट इज क्लेम ऑन एसेट। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो ऑनरशिप में आते हैं कंपनी की। एंड इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, जो लिक्विडेशन की बात करें, एज एसेट यूटिलाइज फर्स्ट टू मीट द क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स। पहले क्रेडिटर्स के क्लेम्स फुलफिल करते हैं, प्रेफरेंस शेयर के करते हैं, और जो कुछ बचता है फिर बाद में उन्हें इक्विटी शेयर वालों को देते हैं। उसके बाद फोर्थ वन दैट इज राइट टू कंट्रोल और वोटिंग राइट। जो इक्विटी शेयर होते हैं वो रियल ओनर्स होते हैं, किसी कंपनी के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, तो कंपनी वो मीटिंग में बैठ सकते हैं। जो कंट्रोल होते हैं कंपनी के वो रिसेबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ वो मीटिंग में बैठते हैं। जो डायरेक्टर होता है वो एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब हमने पिछले सब सेमेस्टर में पढ़ा है, मतलब जनरल मीटिंग क्या होती है, मतलब मीटिंग वगैरह में जाते हैं। जो इक्विटी शेयर होल्डर रहते हैं उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है किसी भी वर्किंग कैपिटल का किसी भी कंपनी में। देन उसके बाद प्रीएम्प्टिव राइट, उनके कुछ प्रीएम्प्टिव राइट होते हैं जिनको राइट शेयर्स बोलते हैं। राइट शेयर्स कौन से होते हैं, ये देन दो तरह के होते हैं, कहते हैं बोनस शेयर और एक कहते हैं राइट शेयर होता है आई गेस। सो बोनस शेयर होते हैं कि मतलब हम मतलब ऐसे किसी को खुश होके दे देते हैं, या फिर और जो मतलब ऐसे हाफ रेट में बोल सकते हैं। और जो मतलब और जो राइट शेयर्स होते हैं, राइट शेयर्स ऐसे होते हैं कि मान लो कि ना कोई न्यू शेयर्स लॉन्च होने वाला है, तो पहले जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके पास जाते हैं कि आप हमारे शेयर्स परचेज कर लो, फिर उसके बाद वो मार्केट में जाते हैं। सो प्रीएम्प्टिव राइट में यही है कि प्रोपोर्शनल ऑनरशिप मेंटेन करते हैं। सेक्शन 62 बोलता है कि जब भी कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपनी सब्सक्राइब कैपिटल बढ़ाती है अपने 2 साल से पहले, एंड मतलब हाँ जब भी वो कोई मतलब कंपनी जब वाइंड अप होने वाली थी उससे पहले हमें उनसे कैपिटल मंगा लेनी चाहिए इक्विटी शेयर वालों से। देन लिमिटेड लायबिलिटी, प्रीएम्प्टिव राइट प्रोटेक्ट द इक्विटी शेयर बाय मैनेजमेंट के नॉट इशू पर्सन इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन कंट्रोल। वैसे यही था जो मैंने बताया। देन उसके बाद नेक्स्ट वन 6th वन दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। अंदर डिफरेंट है कि इनकी लायबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है, और मतलब इनको सिर्फ उतने ही पैसे देने होते हैं जितने इनके ज़रूरी है। मान लो कि हमने 10 रुपये देने थे शेयर के, बट हमने अभी तक 8 ही दिए हैं किसी शेयर के, तो जो अगर मान लो वाइंड अप हो रही है तो हमें सिर्फ इन्हें 2 ही ला के देने पड़ेंगे, हमें रेस्ट ऑफ द नहीं ला के देने पड़ेंगे। सो द होल्डर्स ऑफ इक्विटी आर द रियल ऑनर्स। इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, इन मीटिंग्स में जाते हैं, कंट्रोल होता है वर्किंग कैपिटल के लिए, एंड इनको डिविडेंड मिलता है प्रेफरेंस शेयर के बाद। जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो कंपनी के प्रॉफिट पर डिपेंड करता है, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। सो बस यही था इनका। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वन दैट इज the stock market classifies shares on the basis of strength and likely appreciation value. So भी कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। ब्लू चिप शेयर्स, ब्लू चिप शेयर्स वही शेयर्स होते हैं जिनका मैंने बताया था जो वेल्थ बिंग कंपनीज होती हैं, जो शेयर्स ऑफ कंपनी जो स्टेब्लिश होते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होती है, रिकॉर्डिंग मतलब अर्निंग वगैरह रेगुलर डिविडेंड देते हैं, उनको ब्लू चिप शेयर्स बोलते हैं। जो शेयर्स होते हैं प्रॉपर लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। कुछ ऐसी कंपनी जो होते हैं इनकी मॉडरेट कैपिटल एप्रिसिएशन ज़्यादा होती है। देन ग्रोथ शेयर्स कौन से होते हैं, तभी जो वेल इंट्रेंस्ड हो, जिनका एवरेज ग्रोथ रेट हो, फेयर अर्निंग कैपेसिटी हो, उनको ग्रोथ शेयर्स बोल सकते हैं। इन मैनी केसेज ये हमें ब्लू चिप कंपनी शेयर भी बोल सकते हैं हम इनको, है ना। उसके बाद दी शेयर प्रोवाइड, यहाँ पे लो करंट यील्ड आता है बट एक हाई कैपिटल एप्रिसिएशन आता है और एक फेयरली वॉलेटाइल होते हैं। फिर इनकम शेयर्स कौन से होते हैं, इनका मतलब स्टेबल इनकम आती है, मॉडरेट ग्रोथ रेट होता है, रेगुलर इनकम होती है। इनके पास हाई इनकम यील्ड बट लो कैपिटल गेन, इनकी इनकम यील्ड ज़्यादा है बट कैपिटल गेन थोड़े कम होते हैं। एंड द प्राइस ऑफ जनरली स्टेबल, इनका जो प्राइस होता है वो स्टेबल होता है। देन दी दैट इज साइक्लिक शेयर, साइक्लिक शेयर होता है जहाँ पे मतलब tendency growth or fold. So the companies have been cyclic tendency of growth. So थोड़ा cyclic tendency of growth मतलब कभी up होता है कभी डाउन होता है। एंड यहाँ पे जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी के जनरली को साइक्लिक शेयर, इनको साइक्लिक शेयर्स बोलते हैं। एंड यहाँ पे जो हमारा यील्ड होता है वो थोड़ा मॉडरेट होता है, कैपिटल गेन वेरिएबल हो सकता है, जो प्राइस होता है वो हाईली वोलेटाइल होता है। देन डिफेंसिव शेयर कौन से होता है, वो कुछ शेयर्स होता है जो अनइफेक्ट होता है किसी भी अप्स एंड डाउन से, कैसी भी कंपनी कैसी भी कंडीशन चल रही हो मार्केट में, दैट इज कॉल्ड डिफेंसिव शेयर्स। जो ये शेयर्स होते हैं मॉडरेट होते हैं अपनी
यील्ड में एंड मॉडरेट होता है कैपिटल गेन में। जो शेयर्स होते हैं परफेक्टली रिलेटिव स्टेबल होते हैं। जो शेयर्स होते हैं फूड प्रोसेसिंग है बेवरेजेस कंपनी अंडर दिस कैटेगरी। जो शेयर जो मतलब जो फूड बेवरेजेस के शेयर्स होते हैं वो इन्हीं में आएगा, क्योंकि फूड बेवरेजेस तो ऑल टाइम चलते ही चलते हैं। उसके बाद स्पेकुलेटिव शेयर्स होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा अटेंशन बुल एंड बियर ऑपरेशन की, जो कि फ्लक्चुएशंस आते हैं। देखो बुल एंड बियर होते हैं कोई मेजर्स होते हैं जहाँ पे अपना मार्केट में फ्लक्चुएशंस आते हैं, मतलब भी अपनी एजम्पशन के हिसाब से मार्केट को अपने हिस्से में इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। तो ये स्पेकुलेटिव शेयर्स होते हैं। बट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, देखो अभी हमने पढ़ा है कि जो लिमिटेड लायबिलिटीज होती है, देखो वन बाय वन पड़ता है कि जो लायबिलिटी होती है थोड़ी लिमिटेड होती है, हमें सिर्फ अनपेड अमाउंट तक लाना पड़ता है। जो प्रोग्रेस होते हैं वो कंपनी की वो इन्वेस्टर्स मतलब अप्रिसिएशन देते हैं। जो सारे इक्विटी होल्डर्स होते हैं वो रियल ओनर्स होते हैं। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उन्हें कोई रेगुलर रिटर्न नहीं मिलता है। जो इनकम होती है वो भी सिर्फ उनको डिविडेंड मतलब पहले उनको प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलता है तभी उनको मिलता है। दोनों ही इनकम होते हैं गेन्स होते हैं वो अनसर्टेन होती है इनके उसमें। अब पढ़ते हैं प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, सो एज हमने नेम सजेस्ट करा है जैसे कि प्रेफरेंस है तो थोड़ी प्रेफरेंस मिलती है ना दूसरे शेयर से। जो प्रेफरेंस होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रेफर्ड फॉर पेमेंट डिविडेंड एंड व्हेनेवर द कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड इन्हें दो प्रेफरेंस मिलती है प्रेफरेंस शेयर को कि जब भी कोई डिविडेंड मिलता है कंपनी का तो पहले डिविडेंड इनको दिया जाता है फर्स्ट पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, और अदर जो शेयर होल्डर डिविडेंड देते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट्स। द सेकंड प्रेफरेंस फॉर द शेयर इज द रिपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। मतलब एक तो है डिविडेंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब जो डिविडेंड सबसे पहले इन्हें मिलता है। दूसरा है रिपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। अगर कभी जब भी हम मान लो कंपनी बंद हो रही है तो इतनी सारी कैपिटल है प्रेफरेंस शेयर वालों की है और हमने पैसे लिए हैं बॉन्ड्स लिए हैं, तो सबसे पहले जो हमें किसी का कर्ज चुकाना होता है तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स का चुकाया जाता है। सो आफ्टर बीइंग आउटसाइड क्रेडिटर्स के बाद में मतलब जो आउटसाइड क्रेडिटर्स होते हैं उनके बाद प्रेफरेंस शेयर वालों को पैसे दिए जाते हैं। जो इक्विटी होता है उनको इनके भी बाद में दिया जाता है। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है प्रेफरेंस शेयर में, पर इनको वोटिंग राइट नहीं मिला जाता है, इनको मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लिया जाता है। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। जैसे मैंने बताया अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, खुद रीड कर लेना, मैं सिर्फ बता रही हूँ मीनिंग क्या होता है, चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं मतलब कि जो चलो फिर भी बता ही देती हूँ। जो मतलब इनके पास ना मतलब राइट होता है क्लेम को डिविडेंड को क्लेम करने का कल। उसके बाद मतलब ऐसा होता है कि मतलब जैसे कि मान लो 2017, 18 में और 2019 ये 3 साल है, हमें इन साल प्रॉफिट हुआ ही नहीं, मतलब 2 साल में प्रॉफिट नहीं हुआ है, 2019 में हुआ। तो बाद में जब हम 2019 का देंगे तो हम 17-18 का भी देंगे, ऐसा होगा। मतलब एक क्यूमुलेटिव हो जाता है अनलेस अदरवाइज इज पेड। उसके बाद नॉन क्यूमुलेटिव होता है कि अगर भूल गए तो भूल गए, अब हम नहीं देंगे, ऐसा होता है। द होल्डर्स ऑफ द शेयर हैव नो क्लेम फॉर द एरियाज ऑफ डिविडेंड। हमें यहाँ पे कोई क्लेम नहीं मिलता जो हमारे एरियाज है। उसके बाद रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हम इनको कभी भी रिडीम करा सकते हैं। नॉर्मल जो कैपिटल होते हैं कंपनी की वो तभी दिखते हैं जब वो लिक्विडेशन होता है, बट कभी कभी ऐसा नहीं होता है। जो हमारे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि जो कंपनीज है उनको प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह तो होते हैं बट वो रिडीम करा सकते हैं। शुड बी फुली पेड अप एंड द कंपनी शुड बी रिडीम ऑन दीज आइदर बाय प्रॉफिट्स में से फ्रेश इशू में से किसी में भी रिडीम करा सकते हैं। जो रिडीमेबल होते हैं जो शेयर्स होते हैं वो रिडीम नहीं करा सकते अनटिल जो कंपनी लिक्विडेशन ना हो रही है। देन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर द होल्डर्स ऑफ द शेयर सरप्लस प्रॉफिट। उनका प्रॉफिट सरप्लस जो प्रॉफिट्स होते हैं मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी को इतना ही प्रॉफिट हो जाता है कि प्रॉफिट बच जाता है, तो जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होता है उनका हिस्सा होता है। जो बाद में फर्स्ट रेट ऑफ डिविडेंड और रीजनेबल रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है इक्विटी शेयर पे। फिर जब प्रॉफिट जब बच जाता है तो उनको डिविडेंड दिया जाता है और सरप्लस प्रॉफिट्स में से उनका वो हिस्सा होता है। देन नॉन पार्टिसिपेटिंग कौन से होते हैं जिनको फालतू के डिविडेंड में नहीं होता। द शेयर्स ओनली गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, इनको सिर्फ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है
बट ऐसे कोई फालतू का नहीं मिलता है। देन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जो हम बाद में जाके इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं, इनके पास कन्वर्जन अथॉरिटी होती है। देन नॉन कन्वर्टेबल होते हैं जिनको हम कन्वर्ट नहीं करा सकते। देन फीचर्स की बात करें प्रेफरेंस शेयर की क्या है, मैच्योरिटी की बात करें तो जनरली जो प्रेफरेंस शेयर है इक्विटी शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ मैच्योरिटी दीज आर परपीचुअल, मतलब इरिडीमेबल ऑफ कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू रीपे द अमाउंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। देन दैट इज द ओनली टाइम ऑफ द लिक्विडेशन, जब लिक्विडेशन के टाइम पर ही इनको मतलब क्रेडिटर्स के बाद इनको सब क्लेम्स ही नहीं मिलता। जो कंपनी होते हैं वो मतलब इनके ज़्यादा कुछ सर्टेन होता है, ऐसा नहीं कि ये सर्टेन नहीं है ना। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 जो कंपनी है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इफ ऑथराइज बाय आर्टिकल एसोसिएशन, अगर वो आर्टिकल एसोसिएशन में है तो जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो रिडीम करा सकते हैं, फुली पेड अप करा सकते हैं, रिडम्पशन करा सकते हैं, प्रॉफिट्स में से करा सकते हैं। इफ शेयर्स आर रिडीमेबल तो एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स में से करा सकते हैं या फिर कैपिटल रिजर्व में से करा सकते हैं। कैपिटल्स क्लेम्स ऑन इनकम, जो हमारे जो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है हमें प्रेफरेंस शेयर पे, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको पहले डिविडेंड दिया जाता है इक्विटी शेयर से पहले। जो कैपिटल होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं प्रॉफिट्स में, देन उसके बाद प्रेफरेंस शेयर आती है। देन उसके बाद ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ स्टिपुलेटेड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस टू द कंपनी हैव डिविडेंड द अदर इक्विटी शेयर्स, बट like equity shareholder the holder of preference share also cannot legally demand of payment। जैसे कि ना पर जो प्रेफरेंस शेयर होता है वो लीगली डिमांड नहीं कर सकते हैं किसी भी डिविडेंड की। एंड द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर अनलाइक इक्विटी इज फिक्स्ड, वे फिक्स कर सकते हैं, उनको कोई एक्स्ट्रा अर्निंग्स नहीं मिल सकती हैं। जो कंपनी द क्यूमुलेटिव फीचर ऑफ द गिवन राइट टू होल्ड अ क्लेम एरिया ऑफ डिविडेंड्स मतलब हमें मतलब उनको वो वाला बेनिफिट तो है ही कि पहले नहीं मिला तो अब दे दो। देन उसके बाद क्लेम्स ऑन एसेट, जो प्रेफरेंस शेयर होती है उनकी रिपेमेंट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, को लिक्विडेशन के टाइम पे उनको रिपेमेंट मिलती है। जो क्लेम्स होते हैं एसेट पे मिल सकते हैं पहले इक्विटी शेयर से पहले उनका रिपेमेंट किया जाता है। एज ये हमारे रियल ऑनर नहीं है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है यूजली दे उनके पास कोई राइट नहीं होता है एसेट्स वगैरह का। द कंपनी है पार्टिसिपेट इन प्रेफरेंस शेयर। एंड उसके बाद कंट्रोल की बात करें, जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होते हैं अंडर सम सेक्शंस। एंड जो डिविडेंड होता है वो शेयर से पहले मिल जाता है सिचुएशन में जो राइट होती है एंड उनको प्रोपोर्शनेट होता है, बट इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। देन उसके बाद can what preference companies in 2000 preference shares holder can vote on a resolution which is directly affect the rights to be attached to their preference share। उनको सिर्फ वहाँ राइट करने का मौका मिलता है जहाँ पे उनके लिए कोई राइट की बात हो रही हो। उसके बाद हाइब्रिड फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, जो प्रेफरेंस शेयर है इन द रियल से रिप्रेजेंट अ हाइब्रिड, वो हाइब्रिड सिक्योरिटी भी रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक फीचर्स, तो इसमें फीचर्स होते हैं इक्विटी के एंड डेब्ट के। यहाँ पे हमारी इक्विटी आ जाते हैं, लाइक पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट ऑब्लिगेटरी। प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उन्हें प्रॉफिट्स में से मिलता है या फिर डिडक्टेबल नहीं होता है किसी भी एक्सटेंट से। एंड इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डेब्ट के, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है लाइक इंटरेस्ट की तरह। यहाँ पे कुछ राइट्स होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर की तरह एंड डू नॉट हैव वोट राइट, उनके पास कोई वोट राइट नहीं होता है। देन एडवांटेजेस और मेरिट्स क्या क्या होता है, इसको अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े तो मतलब इसका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिल जाता है, सुपीरियर सिक्योरिटी मिलती है ओवर द इक्विटी शेयर। यहाँ पे हमारे प्रॉपर प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो प्रेफर करते हैं सेफ्टी, यहाँ से ज़्यादा मिलते हैं। देन प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं कि कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते, वोट नहीं कर सकते, बट affecting their right as well as resolution dividend due their share and remaining unpaid। एंड वो वोट वहाँ कर सकते हैं जहाँ पे कुछ उनके राइट्स इफेक्ट हो रहे हो डिविडेंड वगैरह के टॉपिक पे। देन सेकेंड वन दैट इज कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इनकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि इनको डिविडेंड देना है। जो प्रेफरेंस डिविडेंड इज द पेएबल एट द आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, इन्हें सिर्फ प्रॉफिट्स में से मिलता है। जो प्रेफरेंस शेयर लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं इनकी कोई लायबिलिटी नहीं होती जो हमें देनी पड़ती है। जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इनके कुछ एडवांटेजेस मिल जाते हैं हमारे रिपेमेंट के टाइम पे एंड एज अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एज अ फिक्स, जैसे कि डिविडेंड हमारा प्रेफरेंस शेयर पे एक कंपनी में इसी तरह से इक्विटी का है, मतलब थोड़ा इनिबल हो जाता है।
trading on equity, then increase rate of earning equity after paying the lower rate of fixed dividend on preference share। मतलब हम यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर वालों को कम दे सकते हैं, फिर बाद में इक्विटी वालों को थोड़ा ज़्यादा दे सकते हैं। जो प्रेफरेंस शेयर है जनरली एज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क, जो ये हमारी जो प्रेफरेंस शेयर है हमारी कंपनी के नेटवर्क का पार्ट होते हैं। जो प्रेफरेंस शेयर के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, सब पे कोई डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल नहीं हो सकता है। स्पेसिफिक एसेट्स होते हैं, मॉर्टगेजेस होते हैं। एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास कोई वोटिंग राइट नहीं है। जो रेट ऑफ डिविडेंड है यूजुअली कम होता है इक्विटी शेयर से। जो प्रेफरेंस शेयर होता है इनका डू नॉट हैव चार्ज एंड एसेट्स, हम एसेट्स पे चार्ज नहीं कर सकते हैं। एंड जो मार्केट प्राइस होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, बल्कि डिबेंचर से ज़्यादा ही फ्लक्चुएट होता है। अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें थोड़े एक्सपेंसिव सोर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू डेप्ट से ज़्यादा जिनका रेट जो होता है प्रेफरेंस शेयर एज कम्पेयर टू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, मतलब डिबेंचर से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है। जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं परमानेंट बर्डन बन जाते हैं हमारे पेमेंट का, मतलब देना ही देना है। छूट गया मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ तब भी अगले साल देना ही देना है। और उनके पास कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है डिविडेंड देने का, बट यहाँ पे अगर डिले हो जाता है तो वो क्रेडिट वर्थनेस बन जाता है किसी फर्म के। जो प्रेफरेंस होते हैं इनका जो डिडक्टेबल एक्सपेंसेस होता है, मतलब एंड इनको एक टैक्स डिसएडवांटेजेस होता है कंपनी को प्रेफरेंस शेयर के लिए देना पड़ता है। थर्ड वन दैट इज डिबेंचर। डिबेंचर जो होता है जो पब्लिक बोरोइंग्स टाइप्स होता है। सो डिबेंचर अ कंपनी रेज लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू पब्लिक बोरोइंग्स। हम अपना लॉन्ग टर्म फाइनेंस ग्रो कर सकते हैं पब्लिक बोरोइंग से। जो लोन्स होते हैं हम प्रॉपर इशू ऑफ डिबेंचर से ले सकते हैं। जो डिबेंचर होता है एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे कंपनी की सील होती है जो कि प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट भी दोगे एंड आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा इनको। एंड अभी फ्लोटिंग रेट्स होते रहते हैं। जो डिबेंचर होल्डर होता है वो क्रेडिटर होता है किसी कंपनी का, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें देना ही देना पड़ता है। जो इंटरेस्ट होता है डिबेंचर का वो उन प्रॉफिट्स में से देना पड़ता है। जो डिबेंचर होता है जनरली फ्लोटिंग चार्ज करते हैं एसेट से। जो डिबेंचर्स होते हैं आर सिक्योर्ड होते हैं एंड उनको प्रायोरिटी मिलती है बाकी सब क्रेडिटर्स से। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ डिबेंचर, कितने तरह के डिबेंचर्स होते हैं। तो सिंपल नेक अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स वो होता है जो कि सिक्योर नहीं होते हैं। जो डिबेंचर्स होते हैं इनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिल सकती, इनको कोई प्रायोरिटी नहीं होती है दूसरे क्रेडिटर से। ये हमें सिर्फ नॉर्मल क्रेडिटर्स की तरह ट्रीट करते हैं। देन B1 दैट इज सिक्योर्ड एंड मॉडरेट डिबेंचर। जो डिबेंचर्स होते हैं इनको कुछ सिक्योरिटी मिलता है कंपनी के या पेमेंट में, इनको एसेट्स मिलते हैं सेटिस्फाई करने के लिए इनको क्लेम से। देन बियरर डिबेंचर्स वो होते हैं जो इजीली ट्रांसफरेबल हो सकते हैं, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करते हैं। एंड एनीबडी परचेजिंग, हम इनको कंसिडरेशन से परचेज कर सकते हैं। देन रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कौन से होता है एज कम्पेयर टू बियर विच आर ट्रांसफर बाय मेनली डिलीवरी। हम इनको डिलीवरी दे सकते हैं, हम इनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो ट्रांसफ़र कर सकते हैं मतलब जो ट्रांसफ़र एंड ट्रांसफर होता है एक्सपेक्टेड होता है कि ट्रांसफ़र वाउचर कब करना है। जो ट्रांसफ़र प्रोसीजर होता है रिपीटेड होता है। देन रिडीमेबल डिबेंचर्स कौन से होता है, जो डिबेंचर रिडीम कर सकते हैं हम टाइम से पहले, जो पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट देनी पड़ती है एंड इनको फिक्स पीरियड के लिए देना ही पड़ता है। एंड उसके बाद इरिडीमेबल होते हैं जो कि हम रिडीम नहीं करा सकते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, हम उनको वाइंडिंग अप में ही रिडीम करा सकते हैं। देन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं कि आप उनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं। देन हम उनको हावर डिबेंचर्स जो कि डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं एंड उनको पेड अप करने पर। जो डिबेंचर्स होते हैं फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो सकते हैं, फिर पार्शियल कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो सकते हैं। आपको फुल कराना है कि आपको हाफ कराना है इक्विटी शेयर्स में। देन जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर। जो जीरो इंटरेस्ट होता है ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है कंपनी में, जो यूजुअली कन्वर्ट होते हैं, इनको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता एंड हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता इन सच डिबेंचर्स पे। बट जो इन्वेस्टर्स होते हैं इनको लॉस मिलता है एज अ कन्वर्जन, क्योंकि कन्वर्जन करना पड़ता है। एंड द इशू ऑफ सच डिबेंचर इनेबल इक्विटी इन बेटर वे ways of interest and the such dependent convert take place usually the project start bearing fruits. It also results in reduction को, यह हमारी जो प्रोजेक्ट में रिडक्शन कॉस्ट क्रिएट कर देता है।
देन जीरो कूपन बॉन्ड्स कौन से होते हैं? जो जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं इनके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बट इट सोल्ड बाय इशूइंग अ कंपनी एट डीप डिस्काउंट। बट हमें डिस्काउंट में मैच्योरिटी लेवल से पहले सेल करना पड़ता है। दिस डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस एंड द मैच्योरिटीज गेन एंड इंटरेस्ट अर्न बाय द इन्वेस्टर। यहाँ पे जो डिफरेंस होता है इशू प्राइस के एंड मैच्योरिटी पीरियड का, जिसका जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टर को मिलता है। देन उसके बाद फर्स्ट डिबेंचर एंड सेकेंड डिबेंचर। अगर प्रायोरिटी की बात करें इंटरेस्ट की पेमेंट की, तो जो डिबेंचर्स होते हैं तो फर्स्ट डिबेंचर्स होते हैं, सेकंड डिबेंचर्स होते हैं। जो डिबेंचर्स होते हैं उनको पहले फर्स्ट पेड बैक किया जाता है, इनको फर्स्ट डिबेंचर्स बोल सकते हैं। जो बाद में आते हैं इनको सेकंड डिबेंचर्स बोला जाता है। देन गारंटीड डिबेंचर्स होते हैं जिनकी गारंटीड होता है कि हमें उनको देना ही देना है बैंक बोर्ड में, मतलब प्रॉपर प्रिंसिपल अमाउंट देनी है। कोलैटरल डिबेंचर्स कौन से होते हैं? जो हम पैसे उधार ले लेते हैं किसी भी मनी लेंडर से, बट वहाँ पे हम जनरली बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज कोलेट्रल हम उनको डिबेंचर्स दे देते हैं आज जब हम मनी ऐसे लेते हैं। कंपनी में इशू डिबेंचर्स इन फेवर ऑफ अ लेंडर ऑफ मनी, कि वो मतलब डिबेंचर्स उनको दे देते हैं और वहाँ से लोन वगैरह ले लेते हैं। इनको सब्सिडी और सेकेंडरी सिक्योरिटी ऑफ लोन हमें इन्हीं से मिलता है। एंड दैट इज अदर इनोवेटिव डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। इनके कुछ अनदर इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं इन द फास्ट चेंजिंग मार्केट सिनेरियो। द कोऑपरेटिव सेक्टर हैज डिवाइस मैनी अदर इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट लाइक इक्विटी वारंट्स। कुछ इक्विटी वारंट्स हम ऐसे मतलब जिसमें हम स्टॉक अटैच कर देते हैं, फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होता है, हैप्पी रिटायरमेंट प्राइस होता है जो फ्यूचर प्राइस पे जाके हम उनको ट्रांसफ़र करा लेंगे। देन सिक्योरिटी प्रीमियम नोट्स होते हैं जो ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आने का फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है। जो कोलैब बॉन्ड होता है, जो कोलैब हम कर जाते हैं, जो पेड ऑफ होता है इशू प्राइसेस का कॉल प्राइस। जो कॉलेबल बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड होते हैं जो कि हम कैन बी कॉल्ड इन एंड पेड ऑफ बाय द इशूअर एट प्राइस। हम इनको प्राइस पे पे एंड ऑफ कर सकते हैं। इनको जो स्टिपुलेट बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट, इनका प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। देन फ्लोटिंग वेरिएबल और एडजस्टेबल रेट ऑफ बॉन्ड, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो डिपेंड करता है कि मार्केट रेट्स कैसे हैं हमारे। देन डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स होते हैं, इनको कोई इंटरेस्ट एंड डीप डज नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट बट इट सोल्ड एज अ इश्यूर टू डीप डिस्काउंट। इनके पास कोई सा इंटरेस्ट नहीं होता बट ये डीप डिस्काउंट में सेल होते हैं। देन इन्फ्लेशन एडजस्टेबल बॉन्ड्स कौन से होता है? जो बॉन्ड्स इंटरेस्ट के साथ एज वेल एज हमारी प्रिंसिपल अमाउंट भी एडजस्टेड हो। देन फीचर्स ऑफ डिबेंचर बॉन्ड्स। फीचर्स कौन कौन से होते हैं? अनलाइक शेयर्स और स्टॉक डिबेंचर बॉन्ड्स एंड क्रेडिटशिप। ये क्रेडिटशिप में होता है सिक्योरिटी, इनका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है एंड लो रिस्क ऑफ कैपिटल होता है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैच्योरिटी क्या होती है? ऑल दो डिबेंचर्स प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड, इन्हें लॉन्ग टर्म फंड मिलता है जब मैच्योर होते हैं कुछ स्पेसिफिक पीरियड के बाद। और जनरल जो डिबेंचर्स होते हैं वो रीपेड करते जाते हैं किसी टाइम के बाद। देन इनके पास कोई फिक्स टाइम ऑफ लिमिट नहीं होता है। इनको प्रिंसिपल अमाउंट भी दी जाती है, इंटरेस्ट पे जाता है। देन क्लेम्स ऑन इनकम, इनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है डिबेंचर्स को। अनलाइक शेयर्स इनके पास लीगल अथॉरिटी होती है, इनको मतलब हो सकता है होल्ड्स के लिए प्रायोरिटी। इनको प्रायोरिटी मिलती है प्रेफरेंस शेयर से पहले एंड इक्विटी शेयर से पहले। देन क्लेम ऑन एसेट, इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम ऑन साइटेड डिबेंचर होल्डर हैव प्रायोरिटी। इनके ऊपर वहाँ भी प्रायोरिटी है कि इनको एसेट्स मिल सकते हैं पहले। इनको दे हैव टू बी पेड फर्स्ट बिफोर, इनको पहले प्रेफरेंस शेयर से पहले इनको दिया जाता है एसेट्स पे इक्विटेशन के टाइम पे। तो सिक्योर डिबेंचर्स होते हैं इनके साथ, एंड जो अनसिक्योर्ड होते हैं इनको बाद में एसेट्स मिलते हैं। फिर उसके बाद कंट्रोल की बात करें, जो डिबेंचर्स होते हैं क्रेडिटर्स होते हैं, ये ऑनर्स नहीं होता है, सो इनके पास कोई कंट्रोल नहीं होता है, वोटिंग राइट्स नहीं होते। बट द लिक्विडेशन के टाइम पे जो कंपनी होती है पहले इनको ज़्यादा क्लियर करती है। देन कॉल फीचर्स कौन से होते हैं? जो इशू ऑफ डिबेंचर्स होता है समटाइम कॉल फीचर्स होता है जिसमें कंपनी जो रिडीम कर लेती है उनको, उसको हम कॉल फीचर एडवांटेजेस। कुछ कॉल फीचर से एडवांटेज भी मिलता है टू द कंपनीज एक्सपेंस ऑफ डिबेंचर एंड द प्राइस इज यूजुअली मोर देन द इशू प्राइस, बट इनका जो प्राइस होता है वो इशू प्राइस से ज़्यादा हो जाता है। देन डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर की, शेयर्स में डिबेंचर्स में क्या फ़र्क है? कि हमारी ऑन कैपिटल का पार्ट है, कि एक नॉलेज है किसी डेप्थ का। जो यहाँ पे जो शेयर
जो शेयर होल्डर है इनको डिविडेंड मिलता है, जो इनकी शेयर्स मिलते हैं यहाँ पे इनको इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो डिपेंड करता है, द रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो डिपेंड करता है कि हमें डिविजिबल प्रॉफिट कितने मिले हैं। एंड द पॉलिसी क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है डिवेंचर्स पे, प्रॉफिट इज रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। देन उसके बाद डिविडेंड आर द शेयर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये पे हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो इंटरेस्ट होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट से मिलता है, ये लॉस अकाउंट से मिलता है। देन उसके बाद शेयर होल्डर है वोटिंग राइट, इनके पास वोटिंग राइट होता है, कंट्रोल होता है। इनकी क्रेडिटर होता है तो इनके पास कोई ऐसे वोटिंग राइट और कोई कंट्रोल नहीं होता। उसके बाद जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये नॉट रिडीमेबल होते हैं। फिर उसके बाद जो डिबेंचर्स होते हैं रिडीम कर सकते हैं आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन के टाइम पे जो शेयर होता है इनको इनको पहले सारी आउटसाइड लायबिलिटी दी जाती है, तब जाके इनको रिपेमेंट करा जाता है। एंड जो डिबेंचर्स होते हैं इनको सबसे पहले किया जाता है किसी भी शेयर से पहले। फिर उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स, और डिबेंचर्स आर द नंबर ऑफ एडवांटेज, जो डिबेंचर्स के पास नंबर ऑफ एडवांटेजेस है कंपनी को भी इन्वेस्टर्स को भी। सो एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टर्स क्या है, तो डिबेंचर्स है फिक्स रेगुलर एंड स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है, ये थोड़े सेफर होते हैं। डिबेंचर होल्डर को सुपीरियर क्रेडिटर है, मैंने जो इन्वेस्टर्स है प्रॉपर प्रेफर करते हैं डिबेंचर्स को बिकॉज इनके पास एक मेच्योरिटी पीरियड होता है। जो डिबेंचर्स होते हैं जोर ज़्यादा लिक्विडेट होते हैं, इनके पास मॉर्टेजेस अमाउंट होते हैं, जो इंटरेस्ट होता है डिबेंचर से प्रोटेक्ट होता है किसी भी वेरियस डिबेंचर ट्रस्ट से एंड गाइडलाइन से। सिंपल एडवांटेजेस कंपनी को क्या क्या एडवांटेजेस मिलता है, जो डिबेंचर्स होते हैं लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करता है किसी कंपनी को, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो यूजुअली लोअर होता है जो हमें शेयर से देना पड़ता है। देन उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट होता है डिबेंचर्स का वो टैक्स डिडक्टेबल होता है एंड यहाँ पे हम टैक्स कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो डेप्ट फाइनेंसिंग नॉट रिजल्ट डायल्यूशंस, एंड जो हमने डेप्ट ले भी लिया था हमें डायल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है अपने किसी फर्म को, जो कंपनी होती है ट्रेड कर सकती है इन इक्विटी में मिक्सिंग करके दोनों को। जो मैनी कंपनीज होते हैं इश्यूज को डिबेंचर करती है ऑफ द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जो कि हम उनको चार्ज प्राइस लेवल पे दे सकते हैं। एंड जो डिबेंचर्स होते हैं प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, इवन अगर ड्यूरेशन भी हो तब भी इनको लो पे खरीद सकते हैं। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स क्या क्या होते हैं, तो काफ़ी सारे डिबेंचर्स भी डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो इन्वेस्टर्स क्यों हैं, क्योंकि बस कोई वोटिंग राइट नहीं होता, कंट्रोल नहीं कर सकते, जो यहाँ पे क्रेडिटर्स होते हैं ये ऑनर्स नहीं होते तो ये क्लेम नहीं कर सकते सबसे पहले एसेट्स पे। फिर उसके बाद जो इंटरेस्ट होते हैं फुली टैक्सेबल शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं, आप टैक्स अवॉइड कर सकते हैं। एंड द प्राइस ऑफ डिबेंचर में फ्लक्चुएट होता रहता है, इनका इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होता रहता है। अनसर्टेन अबाउट रिडम्पशन एंड इन्वेस्टिंग इन सच सिक्योरिटीज, इनके पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं। अगर कंपनी के व्यू से देखें तो इनको फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है मेच्योरिटी का, एंड हमारे प्रिंसिपल अमाउंट का थोड़ा बर्डन हो जाता है कंपनी पे। एंड अगर उनको कोई डिफ़ॉल्ट आ जाता है तो हमारे यहाँ पे फर्म को वाइंडिंग अप तक भी ले जाना पड़ सकता है अपनी फर्म को, अगर यहाँ पे थोड़ा डिले आ जाता है तो। जो चार्ज होते हैं एसेट थोड़े प्रोटेक्टिव होते हैं, एंड जो यहाँ पे डिबेंचर्स होते हैं थोड़े रिस्ट्रिक्ट होते हैं फाइनेंस से। एंड जो यहाँ पे यूज़ ऑफ डेप्ट फाइनेंस यूजुअली इंक्रीज रिस्क, और जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा रिस्क ही बढ़ता है फर्म का ये हमारा। और फिर उसके बाद जो पोस्टिंग होती है यहाँ पे जो रेस करते हैं थोड़ी हाईली स्टैम्प ड्यूटी होती है जो कंपनीज होती है फ्यूचर अर्निंग एक्सपेक्ट करते हैं, बट हमें इनको फंड्स ही देने पड़ते हैं। देन उसके बाद बढ़ते हैं सेविंग सर्टिफिकेट कौन से होते हैं, जो कुछ ऐसे सेविंग सर्टिफिकेट में हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सम अदर टैक्स बेनिफिट्स, इनको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इम्पोर्टेंट सेविंग सर्टिफिकेट कौन से हैं, इंदिरा विकास पत्र क्या था, ये 1986 में आया था, बट सोल्ड थ्रू द पोस्ट ऑफिस के थ्रू सॉफ्ट होता था। दिस सर्टिफिकेट अश्योर्ड द डबलिंग द अमाउंट इन 5 years, कि 5 साल बाद ये अमाउंट जो है वो
डबल हो जाएगी। जो बियर होता है सर्टिफिकेट्स का, उनको वो परचेज करने होते हैं, डिलीवरी मिल जाती है, यहाँ पे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। जो रिसीवर होता है सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनको साइन करना पड़ता है, उनका एड्रेस मेंशन करना पड़ता है। जो ये स्कीम है ये गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। एंड सेकेंड वन दैट इज किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र कौन सी थी? ऑफिसर्स इन डोमिनेशन, उन्हें डिनोमिनेशन देना पड़ता था 1000 का, 500 का एंड 10,000 का, 1500 का। फिर 8 साल बाद या फिर 4 महीने बाद उनको पत्र मिलते थे जो उनका, पर वहाँ पे उनको इंटरेस्ट मिलता रहता था हमेशा, ऐसा होता था। फिर उसके बाद डबल हो जाती थी एंड जो अमाउंट हो जाती थी नाउ डबल इन 3 to 2 months, मतलब वो कुछ टाइम बाद वो अमाउंट डबल हो जाती है। जो इंटरेस्ट होता था वो ज़्यादा मिलता था। एंड उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड क्वासी गवर्नमेंट एजेंसीज हैंडल करते हैं, इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं। जिनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है 3 साल से लेके 20 साल तक का हो सकता है। जो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, इनकी 3 तरह की सिक्योरिटीज, मतलब सॉरी हाँ 3 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज होती हैं। वन कैटेगरी सिंपल डिबेंचर्स, एक होती है जो डिबेंचर्स होती हैं एंड द नेम ऑफ परचेजर इज गिवन टू इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो खरीदते हैं उनके नाम का वो इंस्ट्रूमेंट होता है एंड ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम कहीं पे भी। जो सेकंड कैटेगरी होती है सच ए सिक्योरिटी या फिर प्रोमिसरी नोट्स बोल दो एंड इन द नेम ऑफ ए प्रेसिडेंट और गवर्नर और स्टेट के नाम पे होता है। जो बैर होता है एट द टाइम ऑफ इनको इंटरेस्ट एंड पेमेंट मिलता है। जो थर्ड कैटेगरी होते हैं वो बेयर सिक्योरिटीज़ की होती है, जो कि इंटरेस्ट एंड रिपेमेंट उनके हिस्से में होता है। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है प्रेफर्ड नहीं होती है इन्वेस्टर के बिकॉज ऑफ लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। इनके लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट होता है जो परचेज करते हैं इंस्टीट्यूशन लाइक कमर्शियल बैंक्स, banks and LIC and financial institution under the statutory obligations। so पढ़ते हैं मनी मार्केट सिक्योरिटीज कौन सी होते हैं। जी यहाँ पे जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो शॉर्ट टाइम पीरियड ड्यूरेशंस के होते हैं। यहाँ पे ये सिक्योरिटीज लाइक ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर्स यूज होते हैं। तो फर्स्ट वन दैट इज ट्रेजरी बिल्स। तो ट्रेजरी बिल्स कौन से होते हैं? सो दे आर द शॉर्ट मनी है, शॉर्ट मनी के लिए होते हैं। यहाँ पे हमें डिस्काउंट रिडीमेबल पार्ट पे हमें पैसे मिल जाते हैं जहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है हमें ट्रेजरी बिल्स पे। एंड जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं एक बेयर इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स पर परचेज कर सकते हैं आइडली फंड्स पाने के लिए। देन उसके बाद सेकेंड वन दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक मार्केटेबल रिसिप्ट होती है फंड्स की जो भी हम हमें डिपॉजिट करते हैं बैंक से फिक्स पीरियड और टाइम के लिए। जो डिनोमिनेशन का सर्टिफिकेट का काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है एंड इसके बाद ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज़ हो सकता है। देन सी वन देन दिस कमर्शियल पेपर। ये शॉर्ट टर्म अनसिक्योर प्रॉमिसरी नोट्स है जो कि लार्जली बिजनेस सेंड करता है अपने फंड्स को रेस करने के लिए। जो पेपर्स होते हैं हाईली डिनोमिनेशंस होते हैं कि मैच्योरिटी डिफरेंट होती है एंड द डिफरेंस इज परचेज एंड पार वैल्यूज इनकम। अगर हम कोई डिफरेंस की बात करें तो इनकम का ही फर्क होता है और जो इनकम होती है वो इन्वेस्टर इंडिविजुअल इन्वेस्टर डू नॉट प्रेफर सच इंस्ट्रूमेंट। जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट प्रेफर नहीं करते हैं। आप पढ़ते हैं नॉन ट्रांसिबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी की। नॉन ट्रांसिबल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज कौन से हैं? तो ये हमारा डी वाला है। तो भी हमने 2 पढ़े, अभी हम 3 पढ़ लिया है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव जिसमें हमारे फिक्स प्रिंसिपल अमाउंट वाला था, वेरिएबल जिसके 3 पार्ट थे, और फिर इनडायरेक्ट वाला आगे जिसमें पेंशन फंड्स वगैरह होता था। देन हमारा सी है ट्रांसफरेबल वाला जो इतना ज़्यादा लेंथी था जिसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, मनी मार्केट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेविंग सर्टिफिकेट थे। अब पढ़ते हैं D1 दैट इज नॉन ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज कौन सी होती हैं। सम फाइनेंशियल सिक्योरिटी आर नॉन ट्रांसफरेबल। सम अदर सिक्योरिटीज एज फॉलो के डिपॉजिट क्या होता है? जिनका डिपॉजिट होता है उनको फिक्स रिटर्न सिक्योरिटीज होती हैं। जो डेट ऑफ डिपेंड होता है वो डिपेंड करता है कि उन्होंने कौन से टाइम पे करा था। मतलब लॉन्गर पीरियड है तो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा एंड जो डिपॉजिट्स होंगे एंड कैन बी वेरी द बैंक
वेल एज पोस्ट ऑफिस, हम इन्हें बैंक एंड एज वेल एज पोस्ट ऑफिस में भी जमा करा सकते हैं। जो बैंक डिपॉजिट्स होते हैं इनकी ओपनिंग हमारा अकाउंट एक खुलवाना होता है, फिर उसमें डिपॉजिट करा देते हैं। जो करंट अकाउंट होता है वो बेसिकली बिजनेसमैन करते हैं जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। एंड द अमाउंट ऑफ सेविंग इज अमाउंट इज लोअर रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट इनका। एंड उसके बाद मतलब वही है कि जब भी हम बैंक में जाके डिपॉजिट कराते हैं, लाइक एफडी करा लो या सेविंग बैंक में जाके करा लो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि जो कंपनी वो जो बैंक होता है जो टाइम चार्ज करता है। जो बैंक डिपॉजिट होता है सेफ होता है, बिकॉज यहाँ पे कोई रेगुलेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर ये सब चीज़ें आती है। जो डिपॉजिट हो सकता है मुझे विड्रॉ करा सकते हैं before the maturity, and a penalty of 1% is generally charged. This is also facility of loan against the time deposit. हम इन्हें टाइम डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन भी करा सकते हैं यहीं से। जस्ट लाइक द कमर्शियल बैंक डिपॉजिट अमाउंट कैन बी विड्रॉ से पोस्ट ऑफिस ऑल्सो। जैसे हम कमर्शियल बैंक से हमारे पैसे विड्रॉ करा सकते हैं, उसी तरह से हम पोस्ट ऑफिस से विड्रॉ करा सकते हैं। जो डिपॉजिट्स होता है मल्टीपल हो सकता है 50 रेट्स का, एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो वेरीज करता है 5.5% टू 1 ईयर डिपॉजिट से लेके 6.7 तक के रेंज। जो कि जो विड्रॉल होता है वो अलाउड करता है 6 महीने पहले से। जो इंटरेस्ट होता है वो हाफ का रेट हो जाता है। जो अदर डिपॉजिट्स होता है कंपनीज के साथ, जो कंपनीज होते हैं अपने डिपॉजिट रेज कर सकते हैं बाय द पब्लिक डिपॉजिट। जो डिपॉजिट्स होता है जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज होते हैं, जो कंपनी लॉ बोर्ड उनको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। सो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है वो रेज कर सकती है अप टू 5% ऑफ द नेटवर्थ विच कैन बी वेरी फ्रॉम 3 ईयर्स। जो फाइनेंस कंपनीज होती है वो रेज कर सकती है अप टू 10 टाइम्स ऑफ द नेटवर्थ। एंड जो ये थोड़ा डिफरेंट मतलब जो कंपनीज है वो पब्लिक फंड यहाँ से रेज कर सकती हैं। देन उसके बाद सेकंड वन दैट इज टैक्स शेल्टर्ड सेविंग स्कीम। दीज आर द स्कीम दैट देयर टैक्स बेनिफिट आर आल्सो ऑफर्ड ऑफ अ सेविंग्स। यहाँ पे जो हमें सेविंग्स के लिए टैक्स से मतलब जो टैक्स से हमें प्रॉफिट मतलब टैक्स से बच सकते हैं बेसिकली। इनके अंदर ये होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। सो एम्प्लॉय प्रोविडेंट मतलब पीएफ, पता है क्या होता है? पीएफ होता है कि मतलब हमारे किसी की सैलरी आ रही है, तुम्हारी सैलरी से हर महीने कुछ अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, पीएफ फंड में जा रहा है। पीएफ फंड में जब हमारा जब एक मतलब पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच जाता है हमारी जॉब का टाइम पीरियड, या फिर मान लो जब हमें जॉब छोड़नी है या कुछ भी करना है, साल में हर महीने हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है। और इनका अलग से एक अलग से क्रेडिट अकाउंट बनता है, और उसके बाद उसका एक अलग से यूएनए नंबर होता है। फिर उसी में हमारे पैसे जाते हैं और फिर हम उनसे विड्रॉ करा सकते हैं। वैसे तो हम कभी भी करा सकते हैं, बट एक पीरियड भी होता है कि आप उस टाइम के बाद विड्रॉ करा सकते हैं। सो जो मेन सेविंग ये स्कीम है ये सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए इनको सेपरेट अकाउंट बनाने जाता है हर एम्प्लॉय के लिए, जहाँ पे उनको पैसे मिलते हैं। नॉन पेंशेबल पोस्ट होते हैं, जो एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर होता है दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। जो एम्प्लॉय होता है कंट्रीब्यूट कर सकता है अपने फंड से ज़्यादा ही, एंड जो होल सारे एम्प्लॉयर शेयर है। उसके बाद यहाँ पे इनकम टैक्स एंड दी फंड एट प्रेजेंट कैरीज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट मिलता है। एंड जो टैक्स होता है एंड ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है किसी भी इनकम टैक्स से, एंड इसको हम अटैच नहीं कर सकते हैं किसी भी डिग्री। या फिर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो विड्रॉ करा सकते हैं अमाउंट फंड विद इन द सर्टेन लिमिट्स, कुछ लिमिट्स के अंदर। उसके बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम। पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम क्या होती है? ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है। ये 15 साल तक सेविंग स्कीम चलती है। ये मैच्योर होती है जब हमें 16 साल कंप्लीट हो जाते हैं, ये कंप्लीट होती है। एंड जब हमें 16 साल कंप्लीट हो जाते हैं, जो पीपीएफ अकाउंट होता है ओपन करा जाता है स्टेट बैंक ऑफ सब्सिडी बैंक कभी भी खोया जाता है। मिनिमम अमाउंट हमारी 500 होती है, एंड यहाँ पे हमारा मैक्सिमम लिमिट होती है 1,50,000 पर एनम। जो इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है 1 अप्रैल लेके यहाँ पे 7.9 हो गया, फिर 7.1 हो गया। यहाँ पे मैच्योरिटी से एग्जेम्प्ट होता है इनकम टैक्स से। ये भी जो इंटरेस्ट रेट होता है कुछ लोन्स पर 1% मिलता है अगर हम इनसे लोन्स लेते हैं तो। उसके बाद नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कौन से होते हैं? ये होते हैं सीरीज 6, 7, 8 जो इशूड करी गई थी। यहाँ पे जो एनएससी सर्टिफिकेट्स होते हैं ये पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, जहाँ पे डिनोमिनेशन होती है 100, 1000, 500, 10,000, जो कि सेविंग स्कीम में जो बेनिफिट्स मिलता है इनकम टैक्स पेयर्स को। एंड जो
इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट होता है टैक्स डिडक्शन की स्कीम के अंडर आ जाता है। जो इन्वेस्टमेंट होते हैं 1000 एंड जो 1601 की एंड मैच्योरिटी मिलती है, जो 5 साल के बाद यहाँ पे प्रॉपर इंटरेस्ट रेट मिलता है 6.8% का। एंड उसके बाद जो D1 दैट इज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, तो यहाँ पे होता है 60 साल की उम्र या फिर उनसे ज़्यादा के लिए ओपन किया जाता है। एंड उसके बाद 55 साल से ज़्यादा होने चाहिए एंड मोर बट लेस देन 60 ईयर्स हैज़ रिटायर, उनको रिटायर होना चाहिए। एंड उसके बाद इनकी प्रॉपर इनके अकाउंट में पैसे जाते हैं, इनका कुछ रेट जो होता है वो चेंज होता रहता है। एंड उसके बाद ये थोड़ा क्वार्टरली भी होता है, पता है, थोड़ा क्वार्टरली भी जा हम ना कि क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में बांध सकते हैं। एंड उसके बाद पड़ता है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये लीगल गाइडन, नेशनल गाइडन है गर्ल चाइल्ड के लिए, जो कि ओपन की जाती है। वन ऑफ माई रिलेटिव जिन्होंने अपनी डॉटर की ये वाली सुकन्या वाली करी है, एंड जब उसकी शादी होगी और जब वो 18 साल की हो जाएगी उसको कुछ 8 लाख सॉर्ट ऑफ मनी मिलने वाली है, ऐसा कुछ सुना है मैंने। सो ये गर्ल्स के लिए की जाती है। एंड अकाउंट कैन बी ओपन अप टू, यहाँ पे 10 साल से पहले के लिए किया जाता है। जो मिनिमम जो रुपीज़ होता है 250 एंड जो मैक्सिमम होता है 1 लाख कैन बी डिपॉजिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। हमें इतने डिपॉजिट कराने पड़ते हैं फाइनेंशियल ईयर्स में। पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है 9.2% हो सकता है ईयरली बेस्ड। एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो रिड्यूस कर दिया है। पहले हमारा 9.2 था, हमारा 8.6 हो गया है। एंड उसके बाद हमारा 8.5 हो गया है, नेबर 7.2 फर्दर 10.6 कर दिया है। बताओ अब 8.2 हो गया है। एंड जो नॉर्मल प्री मेच्योर क्लोजर हो जाता है एंड ये 18 साल तक के लिए ही होता है। एंड जो इंटरेस्ट होता है एग्जेम्प्ट होता है किसी भी इनकम टैक्स से रिलेटेड। तो उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस तो आपको पता ही है। जो लाइफ इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट होती है, जो सिक्योरिटी स्कीम यहाँ पे हेल्थ के लिए हुई जाती है ये। एंड उसके बाद जो लाइफ इंश्योरेंस इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस आ रही है कॉर्पोरेशन एज प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी, जो लाइफ इंश्योरेंस है प्रॉपरली सेविंग पॉपुलरली सेविंग इनकम है मिडिल एंड लोअर इनकम ग्रुप के लिए है, जो लाइफ से प्रॉपर इंट्रोड्यूस हुई थी। एंड जो पॉलिसी आ जाती है लाइक होल लाइफ पॉलिसी, लिमिटेड पॉलिसी, कन्वर्टेबल होल लाइफ पॉलिसी, जो पॉलिसीज होती है अपने एज पर दी कस्टमर रखी जाती हैं, बनाई जाती हैं। अब पढ़ते हैं कोऑपरेटिव लिस्ट ऑफ सेविंग टैक्स इंस्ट्रूमेंट्स कि अभी हमने जो जो पढ़े हैं ESSS, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, NSC पेंशन फंड, टैक्स सेविंग, राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम। इन्वेस्टमेंट क्या है? म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बैंक्स। और ये सब लॉक पीरियड के 3 साल का, 15 साल का, 5 साल से 10 साल का, अंटिल द एज ऑफ 58 5 ईयर। इनका रिस्क कितना मॉडरेट है, ज़्यादा है, नो रिस्क है, लो रिस्क है, नो रिस्क है, लो रिस्क है। जो रिटर्न है इतना है इनका, इतना है इनका, इतना है इनका, इतना इनका, कोई फिक्स नहीं है, टैक्स फ्री है। एंड अगर टैक्सेबल भी टैक्स फ्री यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाता है टैक्सेबल 50% का टैक्स आता है। देन उसके बाद पढ़ते हैं E1 दैट इज म्यूचुअल फंड। तो भी हमने 4 पढ़ लिया है, डायरेक्ट फंड पढ़ लिया है, इनडायरेक्ट पढ़ लिया है, ट्रांसफर पढ़ लिया है, नॉन ट्रांसफर पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं E1 दैट इज म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड्स वाला पार्ट क्या है? सो जो म्यूचुअल फंड्स है अनदर अपॉर्चुनिटीज होते हैं कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए। कुछ ये ऐसे होते हैं जो कि USA में पॉपुलर है। सो यहाँ पे ये परमिशंस मिलती है इन्हें सेबी से, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड से। जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये इन्वेस्टर्स का एक पूल होता है, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन्वेस्टर्स को गाइड करते हैं कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं। यहाँ पे जो रिस्क होता है हम उनको रिड्यूस करा सकते हैं। जो लार्ज नंबर ऑफ एंड स्मॉल स्केल्स ऑफ इंडस्ट्रीज होते हैं ये हमारे म्यूचुअल फंड्स में आ सकते हैं। जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये टैक्स डिबेट करा सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे टैक्स डिबेट और जो फंड्स क्लोज होते हैं फिर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, मतलब बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड। जो ओपन एंडेड होता है ये ऑफरिंग करते हैं यूनिट शेयर कितने भी खरीदो, क्वान्टिटी से कभी खरीदो कभी बेच। यहाँ पे परमिट्स एंड नहीं कराते हैं एंड इट परमिट्स
इन्वेस्टर टू विड्रॉ फंड्स ऑन अकाउंटिंग बेसिस अंडर रीपर्चेज एग्रीमेंट। यहाँ पे पर विड्रॉ कराने के थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती है जो क्लोज एंडेड होती है। इसी एक सब्सक्रिप्शन ला सकते हैं कि आप इस टाइम पे अंडर करो, फिर आप उसके बाद कोई फ्लक्चुएशंस क्रिएट नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट वन आ रहा हमारा, दैट इज रियल एसेट्स। रियल एसेट्स होते हैं जो हम रियल एसेट्स लाइक बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कैन बी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में लाइक कमर्शियल प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड, सिल्वर, प्रीशियस ज्वेलरीज वगैरह, ये सब के लिए यहाँ पे प्रॉपर हमें जो अप्रिशिएशन होती है 10 से 15 साल तक के लिए हर पार्ट में होती है। जो रेजिडेंशियल हाउस होते हैं, लोन फैसिलिटीज में इन सब पे काफ़ी बेसिस में मिल जाता है। जो इन्वेस्टमेंट होती है एग्रीकल्चर लैंड में, ये भी ज़्यादा इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट होती है। यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिलता रहता है, बट यहाँ पे थोड़ा लो होता है। एंड द पैसिव लैंड एग्रीकल्चर लैंड आर अप्रिशिएटिंग इन द लास्ट 10 to 12 ईयर से ज़्यादा इंक्रीज हुई है। देन उसके बाद जीवन, दैट इज गोल्ड सिल्वर एंड प्रीशियस ऑब्जेक्टिव। एंड ये क्या क्या थे, अगर इंडिया की बात करें, जो गोल्ड एंड सिल्वर है मत जान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली जाती है। जो इंडियन वुमेन्स हैं इनको थोड़ी ज़्यादा मतलब पहनने का शौक होता है। जो मैरिज गोल्ड होता है वो भी एक एलिमेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डोरी होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है इन मेटल्स का। एंड उसके बाद हम इनको बेच सकते हैं मार्केट में, इनकी लिक्विडिटी भी अच्छी होती है। जो एप्रिसिएशन होते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की टाइम टू टाइम बढ़ते रहते हैं। जो लिबरल पॉलिसी फॉरवर्ड है 1991 में, जिन्होंने अलाउ करा ना पार्ट ऑफ पेइंग द स्मॉल रेट ऑफ टैक्स, मीनिंग गोल्ड पे भी हमें टैक्स पे करना पड़ता है। देयर एवेन्यूज इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे कुछ एवेन्यूज है इन्वेस्टमेंट के कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। जो पीपल होते हैं अपर स्टार्टअप की सोसाइटी के में इन्वेस्ट करते हैं इन सब चीज़ों में rather than एंड कॉमन पीपल। जो कॉमन पीपल होते हैं वो एक्सप्लोर एवेन्यू सच इन्वेस्टमेंट। जो हमारे जो पीपल होते हैं पर स्टार्ट है कि वो इन्वेस्ट करते हैं कुछ चीज़ों में। जो कॉमन पीपल होते हैं वो उन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। देन पढ़ते हैं एच वन, दैट इज़ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स वही होते हैं जब हम कुछ मार्केट में से सपोर्ट करते हैं कि हाँ हम तब जाके वो सामान खरीदेंगे, दैट इज कॉल्ड अंडरलाइन रेट, अंडरलाइन मार्केट। से डेरिवेटिव होती है वो होता है डिराइव्ड होता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स लेके मैथमेटिकली डिफाइन करते वेरिएबल होती है। ये वेरिएबल डेरिवेट फ्रॉम एक्सिस्टिंग वेरिएबल के आज के वेरिएबल से बाद में वेरिएबल, मतलब वेरिएबल ड्राइव हो रहा है एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स। मतलब फाइनेंशियल डिफाइंड डेरिवेटिव्स अ प्रोडक्ट हुज वैल्यू डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जिनकी वैल्यू हम आज के प्रोडक्ट से डिसाइड कर रहे हैं। जो डेरिवेटिव होते हैं एग्जिस्ट करती है, अंडरलाइन करते हैं। जो अंडरलाइन अदर वर्ड में बात करें, जो डेरिवेटिव जो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, जो कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट कमोडिटी है। जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी हम ऑफ मतलब स्पॉट प्राइस तय करते हैं, दैट इज कॉल्ड अंडरलाइन। जैसे कि वीट है, फार्मर ने बोला कि वो फ्यूचर रेट में इतने में बेचेगा एंड वो डेरिवेटिव मार्केट होगी, उसका जो स्पॉट प्राइस होगा वो अंडरलाइन कहलाया जाएगा। जो डेरिवेटिव फोसी आर सो कॉल्ड बिकॉज दे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जो मतलब जिसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है लाइक ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड नोट्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आती हैं। एंड यहाँ पे एंड ऑल्सो नोन एज फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स। जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं लाइक फ्यूचर, ये फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन स्वैक्स एंड मिक्स ऑफ दीज इक्विटी शेयर्स, ये सब चीज़ों पे आते हैं। जो इक्विटी डेरिवेटिव्स होते हैं कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स होते हैं, इनके बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स। अब पढ़ते हैं दैट इज़ द नेक्स्ट पार्ट। अभी हमने पढ़ा था मोड्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव कौन कौन से पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स क्या होता है। सो द यूनिट ट्रस्ट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू स्मॉल एंड मीडियम इन्वेस्टर टू मेक इन्वेस्टमेंट indirectly in those stocks which are could have they made otherwise. The small investors purchase units in trust in which are small denominations, and the trust on the other hand invests his money purchasing the shares of goods of company. The income and capital gains from these investment shared with the unit holder. Unit trust help investor to ऑप्टेन। मतलब यूनिट ट्रस्ट कौन कौन से होते हैं। यूनिट ट्रस्ट एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं स्मॉल एंड मीडियम इन्वेस्टर्स को, जो उनके बिहाफ पे जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो उनसे पैसे ले लेते हैं, फिर बाद में उनके बिहाफ पे जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है थिंक मतलब उन्होंने सोचा है कैसे कुछ इन्वेस्ट करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम टर्म के लिए होता है। यहाँ पे
उसके बाद ट्रस्ट अकॉर्डिंगली इन फरवरी 1964 में सेटअप हुआ था, जो मैनेज करते हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्ट एंड कंसिस्ट चेयरमैन एंड 9 ट्रस्ट अलग हैं इनसे। एंड उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं यूटीआई क्या क्या है, यहाँ प्रॉपर पूल करना सेविंग का, नो इनकम ग्रुप्स के लिए यहाँ पे प्रॉपर होल्ड करते बेनिफिट करते रैपिडली ग्रो हो रहा है। यहाँ पे यूनिट्स को सेल किया जाता है, मनी इन्वेस्ट करा जाता है, सेल से मिलता है, अगर डिविडेंड मिलता है। इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो बाइंग ऑफ यूनिट्स, यहाँ पे सेफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे सेफ इन्वेस्टमेंट जो यूटीआई होती है सबसे वाइड रेंज ऑफ सिक्योरिटीज होते हैं, फिक्स्ड इनकम मिलते हैं, वेरिंग इनकम मिलती है, स्टेडी इनकम, यहाँ पे रेगुलर रिटर्न मिलता है हमें। एंड उसके बाद एक्सपर्ट हैंडलिंग, यहाँ पे एक्सपर्ट के एडवाइस के साथ हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको फ्लोट किया जाता है मार्केट में। जो कंपनीज होती हैं इन्वेस्ट करती हैं, यहाँ पे एडवाइजर्स होते हैं। एंड टैक्स कंसेशन, हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ये जो यूनिट कैरी करते हैं वेल्थी टैक्स एग्जेम्पशंस मिलते हैं, जो इंटरेस्ट है वो प्रॉपर 13,000 से एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। लिक्विडिटी, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एडवांटेजेस होता है लिक्विडिटी का, कि हमें इनको लिक्विडिटी में जल्दी ट्रांसफ़र करा सकते हैं देन म्यूचुअल फंड्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स एक इन्वेस्टमेंट है, एक व्हीकल है इन्वेस्टर का, जो कि उनको सेविंग्स को इन्वेस्ट करने में हेल्प करा सकता है। जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि शेयर होल्डर से मनी रिसीव करता है, फिर उनको इन्वेस्ट करता है, फिर उनको रिटर्न दिलाता है उनकी इन्वेस्टमेंट से। जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स होते हैं वो उनकी सेविंग्स को हैंडल करते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब कि जो सेबी है म्यूचुअल फंड का रेगुलेशन उन्होंने डिफाइन करा है कि म्यूचुअल फंड्स क्या है। अ फंड established in the form of trust to raise money through the sale of unit to public sector in the public under one more scheme investing in security including money market instrument, या मनी मार्केट में उनको जाके बेच देते हैं। जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये स्पेशल टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस होता है, ट्रस्ट होता है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंटरमीडिएट एंड चैनलाइज करते हैं सेविंग को लार्ज नंबर ऑफ पीपल से लेके, तो बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प करता है। अब बढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या है, तो कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या है, ये हमारा कैप ऑफ इंडियन है एंड द फॉर्मर ओरिजिन ऑफ म्यूचुअल फंड्स टू बी बेल्जियम से हुआ था। सोसाइटी ऑफ जनरल लीबेल जो कहा था इस्टेब्लिश हुआ था। देन जो फॉरेन कॉलोनियल रूल्स आए थे, वर्ल्ड वॉर, मतलब ये तो सब हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 1964 में, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से यहाँ पे स्टेब्लिश हुई थी, जब यूके बेस्ड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनीज आए थे। एंड दैट लाइक इन्वेस्टमेंट कंपनी, मनी फंड्स, इन्वेस्टमेंट फंड, म्यूचुअल फंड्स एंड अमेरिकन लिटरेचर में ये सब का डिफाइन है। जो टर्म है म्यूचुअल फंड्स ये भी एक्सप्लेन नहीं कर हैज़ बीन not been explained in British literature but is considered as synonym in the investment trust of USA, मतलब इनको सिर्फ डिफाइन तो नहीं करा बट इस सिनोनिम हमारे इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का यूएसए में। तो टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स कितने होते हैं, सो बेसिकली देयर आर नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स यूजर डिपेंड्स ऑन प्रेफरेंस इन्वेस्टर्स, मतलब यहाँ पे ना बहुत तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, डिपेंड करता है कि आपके इन्वेस्टर्स कैसे, जो चॉइस ऑफ फंड्स है लाइक लिंक्ड करते हैं डिमांड से, कितनी डिमांड है, इज डज ही एक्सपेक्ट अ स्टेबल लो अर्निंग, मतलब उन्हें लो अर्निंग चाहिए, हाई रिस्क चाहिए, अप्रिसिएशन कितना चाहिए, कैसा है। तो जो म्यूचुअल फंड है वो बेसिकली 5 कैटेगरीज में, लाइक अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप, स्कीम ऑफ ऑपरेशन, पोर्टफोलियो लोकेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड अदर्स। ये हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए प्रीवियस सेमेस्टर में। सो फर्स्ट वन दैट इज अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप। सो अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप कैसे, अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप म्यूचुअल फंड्स ऐसे है कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वही है जहाँ पे गवर्नमेंट है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड जो बिजनेस का काम करते हैं, एंड जो म्यूचुअल फंड्स है जिसमें मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब म्यूचुअल फंड्स को हैंडल करते हैं। एंड प्राइवेट सेक्टर में वही होता है जहाँ पे ग्रोथ ऑफ जो इंडियन कैपिटल मार्केट, जो गवर्नमेंट अलाउ प्राइवेट सेक्टर कि प्राइवेट सेक्टर आ रहा है, वो 14 फरवरी 1992 में वो आया था। एंड देन जो नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर है वो भी पेंशन, मतलब वहाँ से उनको परमिशन मिलती है म्यूचुअल फंड से हुए थे, मतलब रजिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड का, वो सब हमारी जो प्राइवेट फर्म्स है वही सब हम उनको हैंडल करती है। एंड अकॉर्डिंग टू स्कीम ऑफ ऑपरेशन, स्कीम ऑफ ऑपरेशन की बात मतलब 3 तरह से है कि वो कैसे उनमें
मार्केट को हैंडल कर सकते, लाइक ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड एंड द इंटरवल फंड। जैसे ओपन एंडेड स्कीम में क्या होता है कि अगर आप एक बार स्कीम में आ सकते हो, यू सेल और विदाउट, हम इनको सेल कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। जो स्कीम्स होती हैं यहाँ पे कोई फिक्स मैच्योरिटी नहीं होता है, एंट्रीज ऑलवेज ओपन होती है उनके लिए। तो सिमुलेट जो इन्वेस्टर्स है उनके पास उनकी होल्डिंग होती है, वो कभी भी रिडीम करा सकते हैं, नेट करंट एसेट वैल्यू पे करा सकते हैं। एंड जो यूनिट स्कीम्स होती हैं ये भी लाइक यूटीआई, यूलियाइप एंड धनविंद्री ऑफ LIC म्यूचुअल फंड, ये सब एक ओपन स्कीम का पार्ट होते हैं। जो ओपन एंडेड प्रोवाइड, यहाँ पे बेटर लिक्विडिटी होती है किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए, हमें रीपरचेज कर सकते हैं। एंड अगर क्लोज एंडेड स्कीम की बात करें तो यहाँ पे जो क्लोज एंडेड स्कीम होती है यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड होता है, ये ओपन एंडेड की तरह नहीं होते कि कोई कभी भी आ रहा है, कोई कभी भी जा रहा है। यहाँ पे अगर आपने एक बार इशू कर दिया तो फिर क्लोज हो जाता है। बाय और सेल जो होता है वो सेकेंडरी मार्केट में होता है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में होता है। यहाँ पे जो सिक्योरिटीज होते हैं वो लिस्टेड होते हैं, जो प्राइस होते हैं सिक्योरिटी को, वो डिमांड एंड सप्लाई से ही हैंडल करा जाता है एसेट्स पे। एंड इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू मैनेज, और ये ईजी होता है क्लोज एंडेड स्कीम को मैनेज करना, फंड्स को मैनेज करना। एंड धनश्री एंड the Samriddhi of LIC mutual funds and Canchiri of Canara Bank and in Jyoti and Swinfree जो कि are the part of होते क्लोजिंग म्यूचुअल फंड स्कीम का। एंड द थर्ड वन दैट इज इंटरवल स्कीम फंड। जो इंटरवल स्कीम फंड्स होती हैं म्यूचुअल फंड्स की, ये ओपन होते हैं स्पेसिफिक पीरियड्स के लिए, फिर बाद में वो क्लोज कर दिया जाता है। कंबाइंड फीचर होता है दोनों का, ओपन एंडेड का एज वेल एज क्लोज एंडेड का। यहाँ पे सेल ऑफ रीपरचेज होती रहती है फिक्स पीरियड ऑफ इंटरवल्स में। देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो की बात करें सो यहाँ पे तो इनकम फंड, ग्रोथ फंड, बैलेंस, कंजर्वेटिव, स्टॉक इक्विटी, बॉन्ड फंड्स एंड स्पेशलाइज्ड फंड वो बहुत ज़्यादा है। सो इनकम फंड की बात करते हैं। यहाँ का फंड का मतलब होता है कि यहाँ पे मैक्सिमम करंट रिटर्न आपको मिलता है, इनकम में आपको मिलती रहती है। यहाँ पे हायर रिटर्न मिलता है, कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है। ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनकम को पीरियडिकली। यहाँ पे जो इनकम फंड्स होते हैं दो तरह के होते हैं। सम फंड्स में कंक्रीट लो रिस्क, इनके कुछ लो रिस्क होता है, कॉन्स्टेंट रिटर्न्स होते हैं, मैक्सिमम रिटर्न मिलता है। देन ग्रोथ फंड होती है, ग्रोथ होती रहती है, इनका एम होता है दीज फंड एम टू प्रोवाइड कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता रहता है इनको अपनी इन्वेस्टमेंट में। जो कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है ग्रोथ ओरिएंटेड होती है, हमें लॉन्ग रन में मिलता है। जो ग्रोथ होती है प्रॉपर कंक्रीट होती है, एप्रिसिएशन मिलता है। एंड जो इनकम होती है इनको नेस्टेड और लॉन्ग हॉल भी बोला जाता है। इनका जो रिस्क होता है वो थोड़ा हायर होता है इनकम फंड से। तो उसकी बात करते हैं बैलेंस एंड कंजर्वेटिव फंड। सो बैलेंस एंड कंजर्वेटिव फंड्स कौन से होते हैं? ये दोनों कॉमन स्टॉक एंड प्रेफरेंस स्टॉक में काम करते हैं। सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बाइंग एंड इक्विटी, मतलब इक्विटी बाय कर रहे हो, उनको पेयर कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर है, उनको कुछ अमाउंट ऑफ डिविडेंड दे रहे हैं, मिल रहा है। देन सम कुछ फंड्स होते हैं और जनरली स्पेंड हाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स हैव एडवांटेज। इनके जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एडवांटेज मिलता है रेगुलर इनकम का, एप्रिसिएशन का, सेल ऑफ सिक्योरिटी इनकम को कन्वर्ट कंजर्वेटिव फंड्स या फिर इनकम एंड ग्रोथ फंड से बोल सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वन दैट इज स्टॉक इक्विटी फंड्स। ये बेसिकली जो हमने शेयर्स में इन्वेस्ट करे, जो इन्वेस्टमेंट्स होती है ब्लू चिप कंपनीज में हम करते हैं, इनका रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। अंडरटेक रिस्क एंड द स्टॉक पर में फर्दर सब डिविजन, इनको कुछ फर्दर फंड डिवीजन का जो स्पेशल टाइप ऑफ फंड्स होते हैं इनको हम इंडेक्स फंड और नेवर बीट मार्केट फंड बोलते हैं। देन फिफ्थ वन दैट इज बॉन्ड फंड्स। अब बॉन्ड फंड्स कौन से होते हैं? सो दीज फंड्स एम्प्लॉय their resource in their bonds and these investment ensure fixed, इन इन्वेस्टमेंट को फिक्स एंड रेगुलर इनकम मिलते हैं। समटाइम्स जो बोर्ड होते हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं लोअर देन दी फेस वैल्यू से कम होते हैं। एंड जो शेयर होल्डर होते हैं वो प्रॉपर अपनी फेस मनी को बचा लेते हैं। जो बॉन्ड फंड्स होते हैं फिर रेगुलर इनकम आती है, इन्वेस्टर्स आते हैं। देखो मैं इसको कम कम इसलिए समझा रही हूँ, कम कम भी लिखोगे तब भी चलेगा, मतलब पता होना चाहिए। एक बार ही वर्ड टू वर्ड पढ़ने से कोई फायदा नहीं, आगे जाके सब भूल जाते हैं। Then sixth one that is specialized funds. Specialized funds होते हैं these funds invest in particular type of security, सिर्फ एक particular type of security में जाता है। जो funds होते हैं specialist होते हैं अपनी securities में, डीलिंग करते हैं particular product में, particular industry में certain level तक के लिए।
उसके बाद लीवरेज फंड लीवरेज होता है मतलब डेप्थ। सो द प्राइमरी एम होता है लीवरेज फंड का एक प्रॉपर कैपिटल एप्रिसिएशन पाना। जो फंड्स होते हैं इवन बोरोड फंड्स दे फंड्स नहीं यूज, इवन बोरोड फंड नहीं, बोरोड फंड यूज कर सकते हैं। जो लीवरेज फंड्स होते हैं थोड़े स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज होती है, मार्केट में फ्लक्चुएशंस ला देते हैं। जो मेथड्स होते हैं इनसे हाई प्रॉफिट मिलता है। जो टैक्सेशन फंड्स होता है ये हमें टैक्स से बचा लेते हैं। एंड डिजाइन टू टैक्स पेयर जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं इनको कंसेशन मिलता है इनकम टैक्स से, एंड इनको लॉकअप पीरियड मिलता है विच ऐसा 3 years पार्ट। एंड द लार्ज नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं इसी स्कीम में आते, जो अमाउंट होता है जो इन फंड से मिलता है एज पर इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी एंड द वैल्यूज एंड द जर्नी जो इनकम टैक्स पेयर होते हैं इन फंड में इन्वेस्ट करते हैं। एंड पड़ता है नेक्स्ट फंड दैट इज मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स होता है इनका मीन जो स्कीम्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड ने सेटअप कर रही है एक्सक्लूसिवली मनी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक ट्रेजरी बिल, डेनोटेड डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन एंड एक्सपायर्ड मेच्योरिटी पीरियड होता है। वाइल जो इक्विटीज होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, पोर्टफोलियो होता है, प्रॉपर कैपिटल मार्केट म्यूचुअल फंड्स होते हैं। जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं प्रॉपर मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स के पार्ट में आ जाता है। देन उसके बाद अब पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन की बात करें तो डोमेस्टिक एंड ऑफशोर। डोमेस्टिक मतलब वही जो कि आपने विद इन द कंट्री करे हैं। डोमेस्टिक मतलब सब डिवाइडेड करें, मतलब स्कीम ऑफ ऑपरेशन क्या है डिस्कस अर्लियर पेजेस पे डिस्कस करें। ऑफशोर होता है जो कि हम मोबिलाइज कर सकते हैं कंट्रीज टू कंट्रीज, मतलब फॉरेन वाला। तो अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन अब म्यूचुअल फंड जो है प्रॉपर क्लासिफाइड करें बेस ऑफ कैपिटलाइजेशन में कितना कैपिटलाइजेशन है, मीडियम है, स्मॉल है। जो बॉम्बे स्टॉक्स है मीडियम, लार्ज, मीडियम कैप एंड स्मॉल पर्पज स्टॉक कंट्रीब्यूट करता है 85, 15 एंड 5% में एंड रिस्पेक्टिवली। एंड उसके बाद हमने म्यूचुअल फंड्स प्रॉपर पढ़ लिया। ऑनरशिप के बारे में तो पब्लिक एंड प्राइवेट। अगर ऑपरेशन की बात करें तो ओपन एंड क्लोज। पब्लिक वही अपनी अपनी मतलब पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में। ओपन मतलब कभी भी आप आ सकते हो, कभी भी आप जा सकते हो। क्लोज एंड में सिर्फ आपके पास एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, उनका थर्ड पार्ट भी होता है जो इन दोनों का मिक्स होता है। उसमें पोर्टफोलियो की बात करें तो इक्विटी में इनकम फंड, इंडेक्स फंड, सेक्टर फंड एंड टैक्सेशन फंड्स आते हैं। बैलेंस आता है and debt fund, growth fund with money market derivations and leverage funds and capitalization में large funds, cap, mid caps and small caps। हमने इन सब के रेट्स अभी यहाँ पे पढ़ लिए हैं। कितने हैं? लार्ज वाले के 85 है, मीडियम के हमारे 15 है, स्मॉल वाले के हमारे 5% है। उसके बाद यहाँ पढ़ते हैं अदर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अदर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं? लाइक सच एज लोन फंड्स, नॉन लोन फंड्स बेस्ड ऑन जो कि फीस चार्ज पे डिपेंड करते हैं। जो हब्स एंड स्पोक्स जो बेसिकली फंड बोन्स होते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं हमारे म्यूचुअल फंड्स के? एडवांटेजेस क्या होते हैं म्यूचुअल फंड्स की? म्यूचुअल फंड जो होते हैं मतलब इंटरमीडिएटरी होते हैं किसी इन्वेस्टमेंट के, एंड यहाँ पे कैपिटल अप्रिसिएशन मिलता है, रोसिस मिलता है, एंड यहाँ पे प्रॉपर रिटर्न्स मिलते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन होती है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, स्मॉल सेविंग कर सकते हैं अपने पास। एंड जो मोस्टली जो बायर्स होते हैं वो दो से ज़्यादा कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे लार्ज रिटर्न मिलता है, कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है, यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं हम अपने रिस्क को। देन एक्सपर्ट सुपरविजन मैनेजमेंट, जो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉपर एक्सपर्ट होते हैं। जो मैनेजमेंट होता है म्यूचुअल फंड्स का अफोर्ड कर सकते हैं। लार्ज रिसोर्सेज होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, प्रोफेशनली होती है, एक्सटेंसिव होती है। एंड जो लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। पर्टिकुलर एडवांटेज जो लाइक स्कीम्स होते हैं हम कैश में एकदम कन्वर्ट करा सकते हैं। एंड रिड्यूस रिस्क, यहाँ पे थोड़ा रिड्यूस मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका रिड्यूस थोड़ा कम होता है। देन टैक्स एडवांटेजेस, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है, वो टैक्स को कम करवा देते हैं। देन लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो म्यूचुअल फंड्स हैं यहाँ पे डिस्पोजेबल दस था। आजकल जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है वो बेनिफिट ले सकते हैं। देन हाई रिटर्न, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं इनको थोड़ा हाई रिटर्न मिलता है, एक्सपेक्ट करते हैं। देन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, यहाँ पे सेबी है, म्यूचुअल फंड्स हैं, प्रॉपर एकदम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं, पर प्रोटेक्शन भी ज़्यादा मिलती है। देन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कौन से होते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एक इन्वेस्टमेंट फंड ट्रेडेड और स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पे लाइक स्टॉक्स की तरह काम करते हैं। यहाँ पे कुछ स्टॉक्स होते हैं, कमोडिटीज़ होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं जो कि ट्रेडेड करे जाते हैं नेट एसेट्स पे वैल्यू पे।
एंड उसके बाद मोस्ट ऑफ जो ETFs है मतलब एक्सचेंज ट्रेड फंड्स हैं प्रॉपर इंडेक्स पे सच एज स्टॉक इंडेक्स, बॉन्ड इंडेक्स एंड जो ETF से बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, लो कॉस्ट होती है, टैक्स एफिशिएंसी होती है, स्टॉक लाइक फीचर्स होते हैं। एंड जो हमारी ETFs है मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ एक्सचेंज प्रोडक्ट है। जो ETFs है वो बिगन हुआ था 1987, क्विकली गेन हुआ है इसने। एंड उसके बाद जो अल्टरनेटिव्स भी हैं यहाँ पे, उसके बाद कुछ सीधे बेनिफिट्स, हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं लाइक फीस, हायर इंट्राडे विजिबिलिटी। ऑन द अदर हैंड अगर बात करें लोअर मैनेजमेंट की जो बर्डन होता है इन्वेस्टर्स का कम होता है। उसके बाद फीचर्स क्या क्या होते हैं, यहाँ पे एक्सचेंज फंड एक सिक्योरिटी है दैट ट्रैक करता है इंडेक्स को। जो कमोडिटी सेक्टर है कि लाइक इंडेक्स में कब खरीदा है कब बेचा जा रहा है। तो ETFs की कुछ सेट वैल्यूज नहीं है, नेट एसेट वैल्यू नहीं है, कैलकुलेट होता है हर डे पे लाइक म्यूचुअल फंड्स करता है। जो ETF यहाँ पे एक्सपीरियंस करता है प्राइस चेंजेस का थ्रू आउट द कितना है। जो बाय ऑनिंग ऑफ ETFs जो इनको बाय कर लेते हैं उनको डाइवर्सिफिकेशन मिलती है इंडेक्स फंड्स पे, एज वेल एज एबिलिटी मिलती है शॉर्ट एंड बाय मार्जिन परचेजेस की। जो एक्सपेंस रेशियो होता है ETFs का वो लोअर होता है म्यूचुअल फंड के एवरेज से। तो उसके बाद टाइप्स ऑफ ETFs कितने होते हैं, एक होता है इंडेक्स ETF। जो इंडेक्स ETF से ट्रैक होता है परफॉर्मेंस का, इंडेक्स पे किस तरह से उनको ट्रैक कर रहे हैं कि रिप्रेजेंट क्या है, सैम्पल सिक्योरिटीज़ क्या है। जो इंडेक्स है वो बेस्ड होता है स्टॉक, कमोडिटी एंड करेंसीज पे। जो बॉन्ड ETFs होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो होते हैं इन्वेस्टमेंट्स आर नोन एज, जो कि एक्सचेंज ट्रेड फंड जो होते हैं इनको बोलते हैं हम बॉन्ड ETFs। तो ये थ्रिव ड्यूरिंग द इकोनॉमिक्स है, ये काम करता है इकोनॉमिक्स रिसेशन में, बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर मनी को हम पुट करते हैं जो ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल, यहाँ पे सिविल एडवांटेजेस होते हैं एंड कमीशंस वगैरह के। उसके बाद अब बढ़ते थर्ड वन दैट इज कमोडिटी ETFs और ETAs। यहाँ पे कमोडिटी पे लाइक प्रीशियस मेटल्स पे, फ्यूचर्स पे। जो फर्स्ट कमोडिटी होती है गोल्ड एक्सचेंज पे थी, फिर उसके बाद सिल्वर, देन शेयर्स आए यहाँ पे 2006 में। आज नवंबर में हमारे SPDR शेयर, गोल्ड शेयर्स आए सेकेंड लार्जेस्ट ETF जो हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन में की है। उसके बाद जो करंटली है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ETFs है लाइक इक्विटी, गोल्ड एंड लिक्विड। सो इक्विटी में वो ही है कि मतलब इंडेक्स लाइक S&P CNX निफ्टी पे है एंड हमारे सेंसेक्स पे है जो म्यूचुअल फंड से बाय एंड सेल करते हैं रियल टाइम में। जन गोल्ड ETFs हैं जो प्राइस ऑफ गोल्ड पे डिपेंड करते हैं। लिक्विड पे है मतलब इनका दोनों ही एब्जेक्टिव है मार्केट रिटर्न प्रोवाइड करना है। जो लिक्विड जो बेंचमार्क सेट करता है, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी है एंड मीडियम मैच्योरिटीज प्रोवाइड करता है। देन डिफरेंट बिटवीन ETF एंड म्यूचुअल फंड, लाइक डिफरेंस देखते हैं क्या है। तो अब पढ़ते हैं द डिफरेंस बिटवीन एन ETF एंड म्यूचुअल फंड्स की ETF एंड म्यूचुअल फंड्स में क्या डिफरेंस होता है। जो ETF फंड्स होता है कंबाइन होता है वैल्यूएशन ऑफ फीचर्स लाइक म्यूचुअल फंड्स का यूनिटरी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का, जो कि दोनों खरीदा और बेचा जाता है ईच ट्रेडिंग डे पे एंड नेसेसिटी वैल्यू के लिए। एंड विद द ट्रेडेबिलिटी फीचर्स ऑफ द क्लोज एंडेड फंड स्कीम which trades throughout the trading day, proper day में होता है। and the closed-ended are not considered be ETFs even though they are the fund and the traded funds and they are the traded on exchange। so ETF डिफरेंट करता है म्यूचुअल फंड्स इन द फॉलोइंग टर्म्स लाइक बिकॉज जो ETFs है वो ट्रेड करता है एक्सचेंज पे एंड यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होती है जनरल ब्रोकरेज मतलब जो ब्रोकरेज कमीशन होता है, जो कमीशन होता है वो डिपेंड करता है कि ब्रोकरेज कितना है एंड कस्टमर चूज करता है। एंड लो एक्सपेंस रेशियो, यहाँ पे जो लोअर एक्सपेंस रेशियो होता है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। जो ETFs होता है प्रॉपर लोअर शेयर होल्डर रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं एंड यहाँ पे प्रॉपर हमें कोई कैश मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। देन टैक्सेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मोर टैक्स एप्रिशिएशन कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड्स हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं जनरल रियलाइज करते हैं जो कैपिटल गेन्स अपने खुद के शेयर्स के हैंड रिफ्लेक्ट करते हैं कि उनके अंडरलाइंग इंडेक्स में। उसके बाद जो ट्रेडिंग है
प्रॉपर जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स है कि मतलब किस तरह से ऑफर करा जाता है। एंड जो फॉर इंस्टेंस जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सेल कर सकते हैं, शॉर्ट एंड लिमिटेड ऑर्डर कर सकते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सो जो ETF से जनरली प्रोवाइड करता है ईजी डाइवर्सिफिकेशन, लो एक्सपेंस रेशियो एंड टैक्स एफिशिएंसी ऑफ इंडेक्स while maintaining their all features of ordinary stocks such as limit orders and the short selling and option। but because जो ETF से एक प्रॉपर इकोनॉमिकल एक्टर्स हैं, तो यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कि लॉन्ग रन के लिए आते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे लोअर कॉस्ट होती है एज कम्पेयर टू मैनेज्ड फंड्स। जो ETF से बेसिकली विच आर नॉट एक्टिवली मैनेज, ये प्रॉपर मैनेज नहीं है। जो मैनेजमेंट फ़ी है, शेयर होल्डर अकाउंटिंग एक्सपेंस है, फंड लेवल है, सर्विस लेवल्स है, बोर्डर्स लेवल्स है, लोड्स फी एंड डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली लोअर है। मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंटिंग एक्सपेंसेस इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे जो ETFs है वो परचेज कर सकते हैं मार्जिन एंड शॉर्ट सम पे। एंड यहाँ पे प्रॉपर हमारे ऑर्डर्स होते हैं, लिमिट ऑर्डर्स हो सकते हैं। एंड जो ट्रेडेड करते हैं हम यहाँ पे प्रॉपर थ्रू आउट द डे कर सकते हैं। एंड जो टैक्स एफिशिएंसी, यहाँ पे थोड़ी टैक्स एफिशिएंसी ज़्यादा है, यहाँ पे हमें कुछ खरीदने बेचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एंड मार्केट एक्सपोजर एंड डाइवर्सिफिकेशन, जो कि हमें जो ETF प्रोवाइड करता है कि इकोनॉमिकल वे प्रोवाइड करता है, रिबैलेंस पर एलोकेशन का जो इक्विटाइज करता है। एंड उसके बाद जो एक इंडेक्स है, इंडेक्स ETF से इनहेंटली प्रोवाइड, यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन आती है, यहाँ पे इंक्लूडिंग बोर्ड बेस्ड इंडाइसेस, बोर्ड बेस्ड इंटरनेशनल कंट्री इंडाइसेस, यहाँ पे ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे जो ETF है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि हमें तो डे थ्रू आउट द डे हम ट्रेडिंग करते हैं। तो उसके बाद डिविडेंड एंड री इन्वेस्टेड इमीडिएटली। जो डिविडेंड्स होता है कंपनीज का जो अपॉर्चुनिटी होता है री इन्वेस्टेड कर सकते हैं उनको इमीडिएटली, यहाँ पे ऑटोमेटिकली री इन्वेस्टेड नहीं होता है। एंड दस क्रिएटिंग अ डिविडेंड ट्रायंगल। उसके बाद लोअर डिस्काउंट ऑन प्रीमियम प्राइसेस, यहाँ पे जो हमारा लोअर चांस होता है हैविंग द प्राइसेस एंड दैट आर द हायर एंड लोअर एक्चुअल वैल्यूज। यहाँ पे थ्रू आउट द डे हम ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यूज होते हैं प्रॉपर हमें अपने अकॉर्डिंग मिल जाती है। देन पड़ता है डिसएडवांटेजेस ऑफ ETF। तो यहाँ पे थोड़ी लिमिटेड होती है लार्ज कंपनी से, इसी में भी लिमिटेड टू लार्ज कंपनी। जो कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं लिमिटेड लार्ज कैप्स के होते हैं, नैरो ग्रुप्स के होते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल लीव कर देते हैं। उसके बाद सेकेंड वन दैट इज इंट्राडे प्राइसिंग माइट बी ओवरकिल। हम पूरे दिन करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा ओवरकिल हो सकता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, टाइम होरिजन्स होते हैं 10 to 15 ईयर्स का, बट यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं होता। यहाँ पे ह्यूज स्विंग आता रहता है। then पढ़ते हैं बिड आस्क स्प्रेड कैन बी लार्ज। जो मोर नीच होती है हमारी ETFs की वो क्रिएटेड करी जाती है। एंड वन माइट बी बेटर प्राइस इन्वेस्टिंग एंड एक्चुअली स्टॉक्स और मे बी मैनेज फंड्स। यहाँ पे थोड़ी हाई बिड होती है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इन्फ्लेशन आ सकता है प्राइस का। देन हायर कॉस्ट, यहाँ पे जो ETFs है वो थोड़ी हायर कॉस्ट की आ जाती है एक्चुअल कंपनसेशन से ज़्यादा। एंड लोअर डिविडेंड यील्ड, यहाँ पे जो हमारा यील्ड है, डिविडेंड यील्ड है, ये भी थोड़ा ज़्यादा कम है। जो एंड यील्ड डज नॉट मे बी हैव हाई एंड ओनिंग हाई स्किल। द रिस्क एसोसिएटेड विद द ओनिंग ETF से यूजुअली लोअर, जो रिस्क होता है यूजुअली लोअर होता है, बट जो इन्वेस्टर्स है वो रिस्क ले भी रहा है तो जो डिविडेंड है वो ज़्यादा है। एंड फॉर एग्जांपल वन पैक द स्टॉक्स एंड द हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड बट द ETF स्टॉक ट्रैक और बॉर्डर मार्केट, यहाँ पे थोड़ी मार्केट ज़्यादा ब्रॉडर है। देन लीवरेज ETF रिटर्न, जो सर्टेन जो ETFs है जो ज़्यादा डबल और ट्रिपल लीवरेज प्रोवाइड करते हैं वो ज़्यादा मोर ट्रिपल ट्रैक इंडेक्स में प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये एक ऐसे लूप होल लाइक फंस सकते हैं हम इसमें। देन पढ़ते हैं इनोवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स कौन से होते हैं। सो जो कुछ फाइनेंशियल लैंडस्केप has undergone a dramatic transformation over the past few decades। मतलब driven the technology advancement आई है, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग आई है, ग्लोबलाइजेशन आई है, इन्वेस्टर्स आए हैं। तो कुछ फाइनेंशियल एसेट्स लाइक इंस्ट्रूमेंटेड जो ट्रेडिशनल से अलग है, लाइक स्टॉक बॉन्ड्स बैंक डिपॉजिट्स एंड द ऑफर न्यू डायमेंशन सच एज रिस्क रिटर्न लिक्विडिटी डाइवर्सिफिकेशन। जो इनोवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स है
defined as a newly engineered or structured financial instruments and investment vehicles that emerge as in response to market inefficiencies and in regulatory charges and investor demand और technology disruptions कि जो मतलब हमें इनोवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स का ऐसे बोल दो कि न्यूली इंजीनियर्ड हुए हैं एंड यहाँ पे स्ट्रक्चरली फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि प्रॉपर अच्छे से मार्केट में आए हैं जो कि चैलेंज करते हैं हमारी इकॉनमी को लेके एंड अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल थ्योरी क्या कहते हैं कि जो फाइनेंशियल इनोवेटिव्स हैं ये प्रॉपर एक क्रिएशन है पॉपुलराइजेशन है न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का जो टेक्नोलॉजीज आई हैं इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं जो फैसिलिटेट करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करता है सो इनोवेशन फाइनेंशियल एसेट्स हैं प्रॉपर डेवलप्ड हुआ है फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग हेजिंग मैनेजर्स अच्छे से हो जाता है तो प्रॉपर्टीज़ क्या है इनकी सो मैंने जो इनोवेशंस है एसेट्स के प्रॉपर इम्प्रूव हुए मार्केटेबिलिटी से मतलब ट्रेडिंग करने में ईजी है लिक्विडिटी में ईजी है दी जो इंस्ट्रूमेंट है हेल्प करते हैं इन्वेस्टर्स को अगेंस्ट मार्केट इंटरेस्ट रेट करेंसी को लेके क्रेडिट रिस्क को लेके जो इनोवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स है कस्टमाइज होता है फीचर्स को लेके फिर से कुछ इनोवेशन जो कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं हाई रिटर्न की एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट जो कुछ इनेबल्स करते हैं इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए कुछ फाइनेंशियल इनोवेशन होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं रिसोर्सेज को एंड इम्प्रूव्ड प्राइस डिस्कवरी को जो मैनी मॉडर्न फाइनेंशियल एसेट्स लाइक डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज कर लाइक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम एंड बैकबोन टेक्नोलॉजी एंड कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल में जा सकते हैं थ्रू द इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड कुछ मेजर टाइप्स ऑफ हैं जैसे कि एक्सटर्नल ट्रेडेड फंड जो कि दोनों ही है जो ईटीएफ्स हैं लाइक म्यूचुअल फंड दोनों ही खरीदे और बेचे जा सकते हैं शेयर्स में जो डे टू डे ट्रैक करते हैं एंड निफ्टी में गोल्ड में बॉन्ड्स में एंड बस स्मार्ट बेटा फंड जो स्मार्ट भी जो अहेड हुए हैं रेगुलर इनकम टैक्स से रेगुलर इंडेक्स फंड से आगे यहाँ पे जो सिंपली फॉलोइंग नहीं करते हैं बल्कि यहाँ पे जुड़े यहाँ पे लो प्राइस हाई डिविडेंड स्ट्रॉन्ग डिसेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं लो वॉलेटिलिटी होती है एंड उसके बाद REIT जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं लाइक जो ऑर्डिनरी इन्वेस्टर से अलग होते हैं लार्ज कमर्शियल फर्म्स लाइक ये लिस्टेड स्टॉक है ये लिस्टेड होते हैं रेगुलेट ये सेबी इनको रेगुलेट करता है रेंट वगैरह पे करता है लाइक एम्बेसी पोस्ट पास्ट एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रेट एंड मीनस्केप रेट एंड उसके बाद INITS यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हुए हैं प्रॉपर इंस्टेड ऑफ रियल एस्टेट से अलग एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना लाइक रोड पावर लाइन्स गैस पाइपलाइन जो प्रॉपर एक स्टेबल इनकम एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करता है उसके बाद सॉवरिन एंड गोल्ड बॉन्ड्स यहाँ पे प्रॉपर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं एंड अप्रिसिएशन मिलता है 2.5 इंटरेस्ट पर एनम एंड यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड्स भी हैं जो कि रेगुलर बॉन्ड्स प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे हम एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स लाइक सोलर एनर्जी क्लीन वाटर इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट एंड ये अपील करते हैं गवर्नमेंट से इन्वेस्टर से जो कि अपने मनी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड प्रॉपर उसके बाद क्रिप्टो करेंसी एंड डिजिटल एसेट्स लाइक क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन है इंथ्रियम है ये प्रॉपर एक डिजिटल करेंसीज है जो कि ब्लॉकचेन ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड यहाँ पे सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट बैंक इनको हैंडल करते हैं जो RBI है प्रॉपर इसमें भी एक डिजिटल करेंसी लाइक डिजिटल रुपी जैसा कुछ मार्केट में लॉन्च किया है देन उसके बाद P2P लैंडिंग लाइक P2P लैंडिंग सो यहाँ पे एक प्रॉपर इंडिविजुअल बोरोवर है विद इंडिविजुअल लैंडर के साथ अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके मतलब एक प्रॉपर मिडलमैन के कटिंग द बैंक एंड मिडलमैन मतलब डायरेक्टली अपने मतलब बोरोवर एंड इन्वेस्टर दोनों ही आपस में बात कर सकते हैं उसके बाद फ्रैक्शनल ओनरशिप जो इनोवेशन लाइक इन्वेस्टर्स को अलाउ करते हैं अपने स्मॉल शेयर एंड हाई वैल्यू एसेट्स प्रोवाइड करने के लिए कमर्शियल ऑफिस आर्टवर्क इल्यूजिव प्रॉपर्टीज़ लग्जरी प्रॉपर्टीज़ हम इनको बट दे कुड नॉट अफोर्ड ऑन बाय देयर ओन तो प्लेटफॉर्म्स होते हैं कुछ ऐसे इनको अलाउ करते हैं कि आप इनको स्मॉल एंड मीडियम फ्रेमवर्क से आप लोग को खरीद सकते हो उसके बाद स्ट्रक्चर प्रोडक्ट लाइक मार्केट लिमिटेड डिबेंचर दे आर स्पेशली डिज़ाइन करे गए इन्वेस्टमेंट के लिए जो कंबाइन करते हैं सेफ्टी बॉन्ड्स एंड कैप ग्रोथ पोटेंशियल इक्विटी इंडेक्स एंड फॉर एग्जांपल जो प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड नोट गारंटी होते हैं प्रॉपर हमें ऑफर करते हैं अच्छे से मार्केट प्राइस ऑफर करते हैं जैसे कि मार्केट
market linked debentures and a common form of structured product regulated by SEBI। जो इनोवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं कि कितनी अच्छे से एडवांसमेंट पहुंच गई है मॉडर्न एंड फाइनेंशियल मार्केट्स में। ये अपना न्यू अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के लेके, एनहांस करते हैं मार्केट एफिशिएंसीज का लिक्विडिटी को लेके। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सच एज द ETF, REITs, ग्रीन बॉन्ड्स, एसेट्स एंड हाइब्रिड, मतलब इन सब के जो नाम हमने पढ़े हैं अभी, ये प्रॉपर एक न्यूमरस बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को एंड प्रॉपर कॉम्प्लेक्सिटी आती है। ये प्रॉपर प्रूडेंट इनोवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स है जो कंट्रीब्यूट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक ग्रोथ में एंड वेल्थ क्रिएशन में। सो या दैट्स इट चैप्टर नंबर 2, दैट इज इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज ऑल्टरनेटिव इंक्लूडिंग इनोवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स। So I hope you like this video and subscribe my channel. So see you next video. Until the next video, take care. और इस बुक की PDF आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी और उसको ज्वाइन करने के लिए आपको वो मेरे YouTube चैनल के लिंक में मिलेगा, उसका लिंक व्हाट्सएप चैनल के लिंक में। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।